सीन शुरू होता है उस राज्य के पैलेस से, जहां राजा और उनके एडवाइजर काफी चिंतित नजर आते हैं। सब एक ही बात दोहरा रहे हैं, अब क्या करें? तभी राजा का मेन एडवाइजर खड़ा होकर कहता है कि हमारे पास हीरो को समन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कट हमारे वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर काजुया समा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा होता है। उधर दूसरी दुनिया में जादूगर हीरो समनिंग का रिचुअल शुरू करते हैं। जैसे ही रिचुअल एक्टिवेट होता है, पैलेस से तेज रोशनी निकलती है और पूरे राज्य के चारों ओर एक स्पेल सा फैल जाता है। इधर काजुया किताब वापस रखने जा रहा होता है कि अचानक उसके पैरों के नीचे एक चमकता हुआ गोल मैजिक सर्कल बनता है। उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ। अगले ही पल वो गायब होकर दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है और आसमान से सीधे नीचे पैलेस के जादूगरों के सामने गिरता है। चारों तरफ देखकर वो बस इतना सोचता है, मैं हूं कहां? जादूगरों को यकीन ही नहीं होता कि समन सच में सफल हुआ। कुछ देर बाद काजुया पैलेस हॉल में लाया जाता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। राजा मुस्कुराकर कहते हैं, वाह, एक हीरो हमारे बुलाने पर आया, थैंक यू। काजुया साफ करता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे अचानक समन कर लिया गया। इस पर राजा पूछते हैं, कहीं नाराज तो नहीं? काजुया कहता है, पहले यहां की पूरी सिचुएशन बताइए, फिर तय करूंगा कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं। राजा समझाते हैं, यह है सुपर कॉन्टिनेंट लैंडिया, जहां इंसानों के साथ एल्प्स, द्वार्फ्स और ड्रैगन किंग जैसी और नस्लें भी रहती है और कई छोटे बड़े देश हैं। 10 साल पहले कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एंड पर एक वॉइड खुला, जिसे डेमन वर्ल्ड कहा जाता है, और फिर उत्तर की तरफ के देशों पर डेमन्स के हमले शुरू हो गए। ग्रैंड चाओस एम्पायर, जिसकी सबसे बड़ी टेरिटरी है, और दूसरे राज्यों ने मिलकर डेमन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। काजुया ये सब सुनकर प्रैक्टिकली सवाल करता है, क्या एम्पायर को फाइनेंशियल मदद देनी है या हीरो को ही ट्रिब्यूट की तरह सौंपना पड़ेगा? दरबार के लोग बताते हैं कि फूड क्राइसिस और रिफ्यूजी इनफ्लो की वजह से पैसे की कमी है, इसलिए हीरो समनिंग क्लॉज के तहत उसे बुलाया गया है। काजुया शांत दिमाग से कहता है, पहले पूरी पिक्चर क्लियर करिए, फिर आगे की स्ट्रैटेजी तय होगी। किंग बताता है, लड़ाई में इन नेशंस ने अपनी मेन मिलिट्री फोर्सेस खो दी, इसलिए अब वे डीमंस का मुकाबला पहले जैसी ताकत से नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि डीमन वर्ल्ड ने कॉन्टिनेंट के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अभी डीमन लॉर्ड्स डोमेन कहा जाता है। इसके भारी नुकसान के बाद यूनियन ऑफ ईस्टर्न नेशंस बिखर गई और इंसानी राज्यों को किसी तरह अपना शासन संभालना पड़ रहा है। राजा की बात सुनकर काजुया कहता है, कहीं ये तो नहीं चाहते कि मैं मॉन्स्टर से लड़कर डीमंस को मारूं? राजा झिझक कर कहता है, ऐसा बिल्कुल वैसा नहीं है। वो अपने मेन एडवाइजर को इशारा करता है, जो बोलता है, हीरो, ये बात कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। फिर सीन कट होता है ग्रैंड चाओस एम्पायर की कैपिटल लुइस पर, जहां एक जनरल सी लगती लड़की रिपोर्ट देती है कि फिलहाल डेमन लॉर्ड्स डोमेन में कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रही, पर हमारी फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात है और पल पल की खबर दे रही है। सैनिकों का मोरल हाई है, लेकिन लंबे बॉर्डर ड्यूटी के कारण उनकी फीस भत्तों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जो एक समस्या है। वो आगे कहती है, दूसरा मुद्दा, एल्फरीडन किंगडम को जो फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वेस्ट भेजी थी, उसकी डेडलाइन आ रही है, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उधर काजुया पूछता है, क्या एम्पायर की वित्तीय मदद के बदले आप लोग मुझे उन्हें सौंपने वाले हैं? इस पर किंग पास आकर माफी मांगते हैं और मेन एडवाइजर समझाता है, ग्रैंड चाओस एम्पायर का डेमन लॉर्ड्स डोमेन से सबसे लंबा बॉर्डर है और उनके प्रयासों का फायदा हमारे एल्फरीडन आसपास के देशों को भी मिल रहा है। इसलिए एम्पायर उन देशों से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहा है जिनका सीधा बॉर्डर डोमेन से नहीं लगता। काजुया कहता है, ये काम तो पैसों से भी हो सकता है। मॉन्स्टर से लड़ने भेजने से तो कई गुना बेहतर है कि आप उन्हें पैसे दें। तब दरबार बताता है कि फूड क्राइसिस और रिफ्यूजी इनफ्लो के चलते खजाना खाली है, इसलिए ट्रिब्यूट के बदले हीरो समनिंग राइट का सहारा लिया गया, ताकि किसी दूसरी चीज से मदद दी जा सके। ये सुनकर काजुया तंज करता है, कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटियां बेचनी हो तो बेचो, हीरो को सौंपना हल नहीं है। फिर वो पूछता है, अगर मुझे एम्पायर भेज दिया गया तो मेरे साथ क्या होगा? राजा कहता है, पक्का नहीं जानते। काजुया पूछता है, आखिर हीरो होता क्या है? मेन एडवाइजर कहता है, कहते हैं हीरो वो होता है जो नई पीढ़ी में बदलाव की लहर लाए,
काजुया इसे अस्पष्ट कहकर शक जताता है और उम्मीद जताता है कि एम्पायर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट न करे। काजुया पूछता है, या फिर ऐसा हो सकता है? मेन एडवाइजर कहता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर पक्का कहना मुश्किल है। उनके हाव भाव देखकर काजुया समझ जाता है कि कुछ भी संभव है। काजुया सोचता है, मेरा लाइफ प्लान एक लोकल सिविल सर्वेंट बनना था, मगर अब यहां फंस गया हूं और जान को खतरा भी है कि कहीं ये लोग मुझ पर कोई प्रयोग न कर दे। भागना कहना आसान है, करना मुश्किल, और अगर पकड़ा गया तो हालत और बिगड़ जाएगी। यानी अब जो भी बोलूंगा उसी पर मेरा फ्यूचर तय होगा। वो राजा से पूछता है, जो मदद, असिस्टेंस एम्पायर को देते हैं, क्या वो बार बार मांगी जाएगी? राजा हाँ कहते हैं और मेन एडवाइजर जोड़ता है, जब तक उनकी डीमन से लड़ाई चलती रहेगी रिक्वेस्ट आती रहेंगी। काजुया पूछता है, जिस तरह मुझे हीरो समनिंग से बुलाया गया, क्या उसी रिचुअल से कई लोगों को भी समन किया जा सकता है? मेन एडवाइजर बताता है, रिकॉर्ड के मुताबिक पिछली बार कोई हीरो करीब 500 साल पहले समन हुआ था, इसलिए यह आसान या रूटीन नहीं है। काजुया निष्कर्ष निकालता है, तो अभी मैं दूसरी दुनिया से आया अकेला व्यक्ति हूं। ऐसे में मुझे एम्पायर के हवाले करना तुम्हारे लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है। चेहरों को देखकर उसे लगता है बात असर कर रही है। काजुया कहता है, पहले देशों की फाइनेंस का एक रिव्यू कर लेते हैं और अपने किंगडम को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो उनकी इंपीरियल डिमांड्स को ठुकरा सके। ये सुनकर राजा और मेन एडवाइजर हैरान रह जाते हैं। काजुया याद दिलाता है, कहा जाता है हीरो नई पीढ़ी में बदलाव, रेवोल्यूशन लाते हैं। शायद यहां भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। कट। काजुया अकेले सोचता है, कह तो दिया, पर फिलहाल कोई ठोस प्लान नहीं है। पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। वो कहता है, मुझे देश की फाइनेंस से जुड़ी सारी रिपोर्ट चाहिए। बजट रिपोर्ट, इकोनॉमी, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर का पूरा डेटा और कौन कौन सी चीजों का आदान प्रदान होता है उसकी सूची भी। लिसिया मेन एडवाइजर से कहती है कि सारा डेटा और रिपोर्ट्स तुरंत लाए जाएं। इसके बाद मेन एडवाइजर और काजुया 3 दिन रात बैठकर बजट रिपोर्ट्स और खातों की जांच करते हैं और घोषणा होती है कि सिंहासन भी समन किए गए हीरो सोमा को सौंप दिया गया है। कट। वाटर डची, लैगून सिटी में डचेस को पता चलता है कि एल्फ्रेडन का नया राजा सोमा काजुया है। फिर कार्माइन डची, रैंडल में खबर फैलती है और वहां टिप्पणी होती है कि प्रिंसेस लिसिया को यह समाचार शायद पसंद न आए। महल में लिसिया लौटकर सीधे पूछती है, सिंहासन समन हीरो को क्यों दे दिया? राजा कहते हैं, यह निर्णय अपनी इच्छा से लिया क्योंकि वो ज्यादा सूटेबल शासक लगे। लिसिया हैरान होती है, एंगेजमेंट बिना पूछे कैसे तय कर दी? राजा कहता है, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। क्वीन भी समझाती है, पहले काजुया से मिलकर डिसाइड कर लो। लिसिया काजुया से मिलने पहुंचती है। वो ढेर सारा पेपर वर्क करते हुए दिखता है। काजुया सरल सवाल पूछकर उसकी पढ़ाई लिखाई परखता है। वो तुरंत सही जवाब दे देती है तो वो उससे फाइलों में मदद करने को कहता है। थकान से साफ है कि काजुया कई रातों से सोया नहीं। बातचीत में लिसिया कहती है, जानती हूं तुम समंड हीरो हो, पर अचानक राजगद्दी पर कैसे बैठ गए ये समझ नहीं आता। काजुया कहता है, ये मुझे भी नहीं पता। फिलहाल मैं हर वित्तीय समझौते और लेखे जोखे की जांच कर रहा हूं ताकि सब कुछ फाइनेंशियल रूप से पटरी पर आ सके। काजुया साफ कहता है, एंगेजमेंट को लेकर अभी चिंता की जरूरत नहीं, चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकती हो। सिंहासन पर मैं कुछ समय के लिए रहूंगा जब तक राज्य की फाइनेंस संभल न जाए। उसके बाद स्वयं गद्दी छोड़ दूंगा क्योंकि राजा बने रहने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। काजुया कहता है, मेरा मकसद सिर्फ इस कंट्री के सारे फाइनेंशियल मैटर्स ठीक करना है, बाकी चीजें जनता पर छोड़ दूंगा। लिसिया उठकर पूछती है, कुछ साल में गद्दी छोड़ दोगे तो क्या वाकई इतने कम वक्त में राज्य को फाइनेंशियली स्थिर कर पाओगे और ग्रैंड चाओस एम्पायर के लिए एड कैसे दोगे? काजुया बताता है, वो पहले ही सिक्योर कर लिया है। कट। पता चलता है कि कुछ नेशनल ट्रेजर्स जैसे हीरे जवाहरात बेच दिए गए हैं। साथ खड़ी लड़की भी चौंकती है। उम्मीद नहीं थी कि समंड हीरो को नया राजा बना देंगे। नेशनल ट्रेजर्स पूरे देश के होते हैं, ऐसे नहीं बेचे जा सकते। काजुया जवाब देता है, जो देश के हैं वही देश के काम आए। मैंने देश के लिए ही बेचा है। वो समझाता है, ट्रेजर्स को 3 ग्रुप में बांटा,
हमें हिस्टोरिकल कल्चरल पीसेस, बी में नॉन कल्चरल वैल्यूबल्स, सी में मैजिक आइटम्स, बुक्स, वेपन्स। बेचा सिर्फ ग्रुप बी, ग्रुप और म्यूजियम योग्य रखे हैं। ग्रुप सी की मैजिक चीजें सुरक्षित है। लिसिया पूछती है, क्या और बेच सकते हो? काजुया, नहीं। लैगून सिटी की डचेस जलरानी खबर सुनकर कहती है, देखते हैं आगे क्या होता है। कनार, जाकर नए किंग को अपनी आंखों से परखो। उधर लिसिया काजुया से पूछती है, एम्पायर को एड पहुंचा दी? काजुया कहता है, नहीं, आखिरी दिन देंगे। चाहे तो उसी धन से अपनी मिलिट्री को मजबूत भी किया जा सकता है। काजुया ठाम लहजे में, इस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सुधार दूंगा कि किसी के ऑर्डर्स मानने की जरूरत न रहे। टाइम इज मनी। सबसे पहले रेफ्यूजीज और फूड शॉर्टेज हल करेंगे। अपनों का पेट भरा होगा तभी देश खड़ा रहेगा, वरना बगैर सपोर्ट कुछ संभव नहीं। लिसिया मानती है, हमारे लोग राज्य से प्यार करते हैं, विद्रोह नहीं करेंगे। काजुया समझाता है, भूखा पेट कुछ नहीं सोच पाता, दूसरों की मदद तभी होगी जब खुद मुश्किल में न हो। मंत्री काजुया से कहता है, दूसरी दुनिया से आए हीरो में अक्सर जादुई क्षमताएं होती है। परीक्षण में काजुया एक पुतले को छूता है, रंग बिरंगे बिंदु उभरते हैं और पता चलता है कि उसके पास लिविंग पोल्टरगाइस्ट नाम की क्षमता है। अपनी चेतना को निर्जीव वस्तुओं में कॉपी करके उन्हें नियंत्रित कर सकता है। वो मानता है ये शक्ति किस तरह बेस्ट यूज हो सकती है, ये समझना होगा। लिसिया काजुया के कमरे में आती है। काजुया कई लोगों के साथ पेपर वर्क में जुटा है। पास की मेज पर कागज खुद ब खुद लिखते दिखते हैं, क्योंकि वो अपनी क्षमता से कई कलमों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ चला रहा है। फिलहाल वो अधिकतम 3 वस्तुओं को ही हिला सकता है। यही पावर पेपर वर्क को तेज बनाती है, वरना फाइलों के बोझ तले दब जाता। काजुया बताता है, टीम अनटैप्ड मनी खोज रही है। राज्य में आ रही व खर्च हो रही रकम का मिलान, डेवलपमेंट फंड का वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना, और जहां थर्ड पार्टी साइफोनिंग दिखे वहां रिकवरी, अरेस्ट और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई होगी। लिसिया पूछती है, जब ग्रैंड चाओस एम्पायर के लिए एड की रकम नेशनल ट्रेजर्स बेचकर जुटा ली तो इतनी सख्ती क्यों? काजुया कहता है, वो सिर्फ अभी के लिए है। लक्ष्य है राज्य को वित्तीय रूप से इतना स्थिर बनाना कि दोबारा बेचने या बाहरी दबाव की जरूरत न पड़े। काजुया आगे कहता है, पहली प्राथमिकता रेफ्यूजीज और फूड शॉर्टेज को सुलझाना है। अपने लोग साथ होंगे तभी सेना का दम मायने रखेगा। भूखा पेट फैसला नहीं कर पाता, सेल्फ रिलायंस आएगी तो ही दूसरों की मदद संभव है। लिसिया मुस्कुराती है, तुम वाकई बड़े रियलिस्ट हो। लिसिया काजुया की हेल्प करने लगती है और क्वीन को भरोसा है कि दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। अगली सुबह काजुया और टीम पेपरवर्क करते करते थक कर वही डोज ऑफ कर जाते हैं। लिसिया भी कुर्सी पर सो रही होती है। काजुया पास बैठकर उसे देख रहा होता है। लिसिया उठकर हल्का सा शाय हो जाती है और दोनों में छोटी सी फ्रेंडली नोकझोंक हो जाती है। काजुया उसे बाहर ले जाता है। दोनों एक ही हॉर्स पर शहर से फील्ड्स की तरफ निकलते हैं। वो बताता है कि उसकी वर्ल्ड में ट्रैवल के लिए व्हीकल्स होते थे, इसलिए हॉर्स राइडिंग में वो न्यू है। रास्ते में फैमिली की बात होती है। काजुया बताता है कि उसके ग्रैंडपा ही आखिरी रिलेटिव थे। अब उसका अपना कोई नहीं, इसलिए वापस जाने की हरी नहीं है। वे एक खूबसूरत जगह रुकते हैं, फूलों से भरे फील्ड्स। लिसिया खुश हो जाती है, लेकिन काजुया समझाता है कि यही स्टेट की फूड शॉर्टेज की रूट है। ज्यादातर फील्ड्स में कॉटन उग रहा है जो खाया नहीं जा सकता। डीमन नोड्स डोमेन फैलने से नॉर्थ के देशों में डैमेज हुआ, सप्लाई कम हुई, कॉटन की प्राइसेस ऊपर गई और यहाँ के फार्मर्स ने प्रॉफिट के लिए ग्रेन्स छोड़कर कॉटन बोना शुरू कर दिया। इससे फूड आउटपुट गिर गई। लिसिया कहती है, फिर दूसरे देशों से फूड इंपोर्ट कर लेते हैं और कॉटन से आए मनी से पे कर देंगे। काजुया समझाता है, अगर कई देशों ने एक साथ यही किया तो डिमांड सप्लाई बिगड़ जाएगी, कॉटन प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं और एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर डिपेंडेंट इकोनॉमी हिल जाएगी। इसलिए सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राइस स्टेबिलिटी और इंटरनल बैलेंस जरूरी है ताकि प्लेट्स भी भरें और इनकम भी स्टेबल रहे। लिसिया मानती है कि उसे ये डिटेल्स नहीं पता थी और अपने लीडरशिप पर डाउट करती है। काजुया रियश्योर करता है कि टाइम के साथ सब सीख जाएगी। उसीलिए वो उसे ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है ताकि फ्यूचर में किंगडम को सही डायरेक्शन दे सके। डिनर पर दोनों डिसाइड करते हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉटन को लिमिट में रखकर
ज्यादा लैंड फूड क्रॉप्स को दे, और जो भी फूड किंगडम बाय या ग्रो करे उससे स्टेट को भी प्रॉफिट हो, तभी रिफॉर्म्स स्मूथ होंगे। इसी बीच रॉयल गार्ड के कैप्टन लडविन लीडविन आते हैं और कजुया से पूछते हैं, रिफॉर्म्स स्मूथ है क्या? कजुया साफ कहता है, फुली नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज और ओल्ड सीनियर ऑफिशियल्स की वर्क स्टाइल इश्यूज है। प्राइम मिनिस्टर मार्क्स के अलावा सच में अभी कोई थाम नहीं रहा, इसलिए उसे ऐसे सर्वेंट्स टैलेंट चाहिए जो वैसे ही काम करें जैसे वह चाहता है। यही वजह है कि वो जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट से पूरे किंगडम में टैलेंट रिक्रूटमेंट करेगा। लिशा बताती है, ब्रॉडकास्ट ज्वेल नॉर्मली पब्लिक मैसेजेस और न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के लिए यूज होता है। लिटरेसी रेट भी लो है, इसलिए कजुया कहता है सिर्फ पढ़ लिख लेने पर जॉब नहीं, रील स्किल्स चाहिए, और यही कॉल पूरे देश तक पहुंचाना बेस्ट रहेगा। कजुया कहता है कि सिर्फ पढ़ लिख लेना हायरिंग का आधार नहीं होगा। अगर किसी में रील एप्टीट्यूड है तो उसे चांस मिलेगा, वरना सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलेगी। लिशा पूछती है, किस तरह के लोग चाहिए? कजुया बताता है, एक हीरो के वर्ड्स यूज करेगा जिसे वो रिस्पेक्ट करता है, यानी ऐसे वर्ड्स जो लोगों को मोटिवेट करें, यानी कॉन्फिडेंस और ड्राइव। जेमस्टोन रूम में ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। कजुया पूरे किंगडम को एड्रेसिंग करता है। अगर अंदर एप्टीट्यूड है तो राज्य उसे यूज करेगा। लोग नए यंग किंग को देखकर हैरान होते हैं। कजुया साफ बोलता है, देश पर अभी कई प्रॉब्लम्स हैं, फूड शॉर्टेज, डेट, डीमन लॉर्ड्स डोमेन का प्रेशर और पड़ोसी स्टेट्स की थ्रेट। इसीलिए प्रीवियस किंग ने उसे थ्रोन दिया ताकि वो लोगों के साथ मिलकर किंगडम को मजबूत करे और प्रॉब्लम्स फिक्स करे। एक कॉर्नर में ब्लैक कोट पहने एक आदमी ध्यान से सुन रहा है, कहीं और ब्लू हेयर वाली लड़की भी ब्रॉडकास्ट सुन रही है। कजुया टैलेंट कॉल देता है, एजुकेशन, एज, सोशल स्टैंडिंग, जेंडर कुछ भी मैटर नहीं करता। पढ़ना लिखना नहीं आता तब भी चल जाएगा, लुक्स मैटर नहीं करते। अगर सेल्फ बिलीफ है और स्किल पर भरोसा है कि ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो कैपिटल पर आकर मिलो। भीड़ में बीस्ट किंग, डेमी ह्यूमन और दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। एक हेल्दी बेल्ट, मोटा आदमी खुद को लेकर हिचकता है तो कजुया उसे भी एड्रेस करता है। अगर लोग आपको यूजलेस कहते हैं पर आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो डिसीजन मैं करूंगा कि आपके टैलेंट की किंगडम को जरूरत है या नहीं। ये सुनकर वो आदमी जेन्युइनली खुश होता है। 5, कजुया कहता है, जो लोग किंगडम बेटर बनाने में मदद करेंगे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और वो मेरे साथ काम करेंगे। यकीन है कि आप में से कई लोगों में रेयर टैलेंट है। अगर किसी और में टैलेंट दिखे तो उसे रेकमेंड भी कर सकते हैं। रेफरल पर 30% रिवॉर्ड मिलेगा। क्राउड में एनर्जी भर जाती है। एक कॉर्नर में एक यंग डेमी ह्यूमन लड़की भी रिजॉल्व करती है कि वो मिलने आएगी। ब्रॉडकास्ट खत्म होने पर लिशा पूछती है, आखिर में जो बोला वो सब क्यों? कजुया कहता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। उम्मीद है कल बहुत से लोग आएंगे। कजुया लिशा से कहता है कि एक दिन तुम ही इस कंट्री को लीड करोगी और जब मैं यहां से चला जाऊंगा तब सब संभालना तुम्हें होगा। और लिशा की आंख खुलती है। ये सब वो ड्रीम देख रही थी। वो याद करती है कि कजुया ने एंगेजमेंट कैंसिल करने का ऑप्शन भी दिया था, पर उसके हिसाब से किंगडम को सबसे ज्यादा कजुया की ही जरूरत है। इसलिए वो सोचती है कि उसकी फैमिली बनकर उसे यही रोक ले। वैसे भी वो उसकी फियांसी है। मेड दरवाजा खटखटाकर बताती है कि आज इस मैजेस्टी का एक फंक्शन है जहां लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे। और लिशा मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाती है। हॉलवे में उसे पता चलता है कि बहुत लोग आए थे। शॉर्ट लिस्ट करके अब कुछ ही को ऑडियंस मिलेगी। लिशा सोचती है कि अगर सबको मिलना पड़ता तो कजुया बहुत थक जाता। कट वही हेल्दी बिल्ट, मोटा आदमी नर्वस खड़ा है। काले कोट वाला शख्स पूछता है, क्यों घबराए हो? वो कहता है, पहली बार किंग से मिल रहा हूं और मेरा टैलेंट थोड़ा अलग है। उधर जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट के जरिए जनता भी हॉल की प्रोसीडिंग्स देख रही है। कैंडिडेट्स सामने झुकते हैं पर एक लड़की नहीं झुकती। गार्ड जनरल टोका देता है तो वो कहती है, हम वॉरियर्स सिर्फ अपने मास्टर के आगे झुकते हैं। और कजुया तुरंत रोकता है, मैंने ही हेल्प मांगी है, रूड होने की जरूरत नहीं। और सबको कह देता है, झुकना जरूरी नहीं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस जगह को बेटर बनाने के लिए। चीफ मिनिस्टर बताता है कि हजारों में से रेयर एबिलिटीज की वजह से इनको चुना गया है और पहली कैंडिडेट है आयशा अटगर्ड, एक डार्क एल्फ वॉरियर। सीन में आयशा अटगर्ड का इंट्रो होता है। वो डार्क एल्फ है और गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आई है। कजुया याद करता है कि डार्क एल्व्स अलग कबीले में रहते हैं, लड़ाई में माहिर होते हैं
और जिन जंगलों में वे रहते हैं उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन के कारण गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। डार्क एल्फ समुदाय आमतौर पर बाकी जातियों से अलग थलग रहता है और कजुया ये बैकग्राउंड अपनी लिविंग पॉल्टरगाइस्ट्स स्किल के जरिए पढ़ते हुए समझ रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर मार्क्स बताता है कि आयशा की फाइटिंग स्किल्स टॉप टियर है, जिस पर कजुया उम्मीद जताता है कि वो बड़ी मदद करेगी। आयशा पूछती है, रिवॉर्ड सच में मिलेगा? कजुया कहता है, हाँ, वादा किया है। आयशा फिर कहती है, रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट है। उनके गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पेड़ पतले होते जा रहे हैं और नए पौधे उग नहीं रहे, इस पर सलाह चाहिए। कजुया कुछ सोचकर पूछता है, क्या थिनिंग करते हो? आयशा हैरान, थिनिंग क्या है? कजुया समझाता है, थिनिंग में कुछ अनचाहे पौधे या बड़े पेड़ों की शाखाएं काटी जाती हैं ताकि छोटे पौधों तक धूप और न्यूट्रिएंट्स पहुंचे और वे ग्रो कर सकें। वो जोड़ता है, घनी छांव से सनलाइट नीचे नहीं आती, जड़ें कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे मिट्टी भी बंजर सी होने लगती है। इसलिए कंट्रोल्ड थिनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट जरूरी है। यह सुनकर आयशा तुरंत झुककर लॉयल्टी की शपथ जैसी भावुक बात कहती है, जिंदगी भर सेवा करूंगी, लड़ना मारना सब करूंगी, बस फॉरेस्ट आकर थिनिंग सिखाइए। कजुया शांत रहकर कहता है, ठीक है, आएगा और सिखाएगा। कट वॉल्टर डची लगून सिटी में एक कबूतर से क्वीन को लेटर मिलता है। वो मुस्कुराकर कहती है, उधर चीजें और इंटरेस्टिंग हो रही है। वापस हॉल में मार्क्स अगली कैंडिडेट अनाउंस करता है, जूना दोंग, ब्लू हेड ब्यूटी। उसकी ग्रेस और वॉइस दोनों एक्स्ट्रॉर्डिनरी बताई जाती है। जूना की एंट्री पर हॉल ठहर सा जाता है और कजुया एक पल को ड्रिफ्टिंग होता है, लेकिन लिशिया उसे एल्बोनज देकर फोकस में लाती है। कजुया हंसकर कहता है, काम नहीं भूला। मार्क्स नोट करता है, जूना की सिंगिंग वॉइस बहुत मेलोडियस है, जो पब्लिक मोरल और नेशनल ब्रॉडकास्ट जैसे कामों में बड़ी एसेट बन सकती है। जूना दोंग की सिंगिंग एबिलिटी का किंगडम में बहुत नाम है। उसे कुछ लोग अब तक की सबसे बेस्ट सिंगर तक मानते हैं और उसकी फैमिली की एंसेस्ट्री सायरन लाइक सी मॉन्स्टर से जोड़ी जाती है, जो अपनी खूबसूरती और मधुर आवाज से सेलर्स को अपनी तरफ खींचती थी। यही रीजन है कि कजुया उसे लॉर्ड ले का दर्जा देते हुए एक एनर्जेटिक सॉन्ग सुनाने को कहता है, जिसे किंगडम की पब्लिक भी जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट पर सुन सके। जूना एडमिट करती है कि उसकी फैमिली सॉन्ग्स सभी सैड है, लेकिन अगर उसे कोई मोटिवेशनल या एनर्जी देने वाला सॉन्ग सुनाया जाए तो वो सीख कर गा सकती है। कजुया अपना स्मार्टफोन निकालकर उसे म्यूजिक सुनाता है। जूना एक बार में उस गाने को मेमोराइज करके सिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। जूना जब अपना सॉन्ग परफॉर्म करती है, पब्लिक और सभी रॉयल मेंबर्स बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तालियां बजती है। कजुया उसकी आवाज की तारीफ करता है। साथ ही एमेडोनिया के एक प्रिंसिपल टाउन में वो लड़की देखी जाती है जिसे पहले कजुया ने किंगडम के नेशनल ट्रेजर्स बेचे थे। वो भी इसी ब्रॉडकास्ट की बात सुनती है और डिस्कस करती है कि नए किंग टैलेंट को कैसे पहचानता है और उसकी कितनी वैल्यू देता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मार्क्स अगले कैंडिडेट का इंट्रो देता है, पोंचो, जो ओवरवेट है और इतना नर्वस होता है कि स्टेज पर गिर जाता है। मार्क्स नेक्स्ट कैंडिडेट इंट्रोड्यूस करता है, पोंचो पनाकोटा, जिसका टैलेंट है ईटिंग। कई लोग ग्लटन होने का दावा करते थे, लेकिन पोंचो टॉप टियर है। उसने अलग अलग कंट्रीज घूमकर हर तरह का एडिबल फूड टेस्ट किया है और कहता है कि जो भी चीज खाने लायक है वो खा चुका है। पोंचो नर्वस है कि राजा नाराज न हो जाए, लेकिन कजुया उठकर उसका हाथ पकड़ता है। थैंक यू फॉर कमिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर समवन लाइक यू। पोंचो इमोशनल हो जाता है। लोग उसे हमेशा पेटू कहकर रिजेक्ट करते रहे, पर कजुया कहता है, तुम्हारी फूड नॉलेज से किंगडम बच सकता है, विल यू लेट मी यूज इट? पोंचो खुशी से मान जाता है। कजुया उसे नया नाम देता है इशिजुका, अपनी वर्ल्ड के एक इनसेशबल हंटर ऑफ फूड के नाम पर, और क्राउड चीयर करती है कि राजा ने ईटिंग टैलेंट को रिस्पेक्ट दी, जिससे बाकी लोग भी अपना टैलेंट लेकर आने को मोटिवेटेड हुए। इसके बाद मार्क्स बताता है, पहले 3 लोग खुद आए थे, अगला कैंडिडेट रेकमेंडेड है हकुया क्वॉनमिन। उसका टैलेंट, इंटेलेक्ट, मेमोरी और एनालिसिस इतनी तेज कि किंगडम में शायद अनमैच्ड। कजुया पूछता है, किसने रेकमेंड किया? हकुया कहता है, जिस अंकल के साथ रहता हूं, उन्होंने कहा अब बुक्स बंद करके राज्य के काम आओ, इसलिए भेजा। कजुया मुस्कुराता है, सैम पिंच, मेरी भी वही कहानी रही है, और पूछता है, कौन सी बुक्स पढ़ते थे?
हकुया बताता है कि वह लिटरेचर, हिस्ट्री, लॉ और मिलिट्री टैक्टिक्स जैसी बुक्स पढ़ता है। कजुया पूछता है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बनना पसंद करोगे? तो हकुया कहता है, पहले हाँ कहता, लेकिन अब अपना माइंड चेंज कर लिया है और अपनी नॉलेज सीधे हिज मैजेस्टी की लीडरशिप के तहत यूज करना चाहता है। कजुया मन में सोचता है, क्या वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहता है? और सीधे पूछता है, क्या वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर एडवाइस दे पाएगा? हकुया आत्मविश्वास से कहता है, यस, इनफ टू हेल्प। कजुया पूछता है, मन क्यों बदला? हकुया कहता है, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि कजुया सेवा के योग्य राजा है या नहीं, और निर्णय पॉन्चों की हायरिंग पर टिका था। अगर कजुया ने पॉन्चों के फ्यूचर यूज टैलेंट को एक्सेप्ट किया तो हकुया सर्व करेगा, वरना नहीं। हकुया मानता है कि कजुया ने एक्सपेक्टेशन से बढ़कर पॉन्चों को वेलकम किया, जो दिखाता है कि उसे राज्य की असली जरूरतें समझ आती है। इससे कजुया इंप्रेस्ड होता है, लेकिन साथ ही चैलेंज देता है कि हकुया सच में नीडेड पर्सन है भी या नहीं, जिसका फैसला प्राइवेट चेंबर्स में डिटेल्ड इवैल्यूएशन से होगा। यही उनकी फर्स्ट मीटिंग थी। आगे चलकर लोग हकुया क्वॉनमिन को प्राइम मिनिस्टर इन ब्लैक कहते हैं और कजुया उसकी इंटेलिजेंस समझकर उसे राइट हैंड बनाता है। अब मार्क्स नेक्स्ट कैंडिडेट अनाउंस करता है, टोमोन इनुए, एक मिस्टिक वुल्फ क्लैन की छोटी बच्ची जिसका रेयर टैलेंट है एनिमल्स और बीस्ट से बात करना। टेस्ट में उसे एक बीमार हॉर्स के पास भेजा गया और उसने उसकी हेल्थ सही ही बता दी, जिससे टैलेंट कंफर्म हो गया। कजुया लिशिया से क्रॉस चेक करता है। मिस्टिक वुल्व्स नॉर्थ एल्फ्राइडन में पाए जाते हैं। लिशिया भी कंफर्म करती है, तो कजुया अनुमान लगाता है कि लड़की रेफ्यूजी हो सकती है, पर यह उसके डिसीजन को प्रभावित नहीं करेगा। टैलेंट यूजफुल है तो स्टेट के काम आएगा। घबराहट से बच्ची अपनी बात क्लियर नहीं कर पाती। कजुया जेंटल टोन में परमिशन देता है और बोलने को कहता है, पर वो हिचकती रहती है। कजुया मुस्कुराकर खुद उसके पास जाता है। अब जोर से बोलने की जरूरत नहीं, ताकि वो कंफर्ट में आकर बात कह सके। धीरे से बता दो। वो बहुत धीरे बोलती है। कजुया कंफर्म करता है, आर यू श्योर? और पूछता है, किसी और को तो नहीं बताया? वो कहती है, मां के अलावा किसी को नहीं। कजुया सेल्फ कंट्रोल रखते हुए चेयर पर लौटता है। किसी को एहसास न होने दो, और पब्लिक में न्यूट्रल टोन में कहता है कि टैलेंट रेयर है, इसलिए यूज केस सोचने समय लगेगा। मार्क्स से कंसल्ट करने की बात करके सेशन रैप करता है। प्राइवेट रूम में कजुया, लिशिया और मार्क्स टोमो इनुई के साथ डिटेल डिस्कस करते हैं। कजुया वेरीफाई करता है कि उसकी विस्पर किसी ने सुनी नहीं। सब कहते हैं नहीं। लिशिया पूछती है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कजुया रिकैप करता है, ये लड़की सिर्फ एनिमल्स की बातें समझती ही नहीं, एनिमल्स भी इसे समझते हैं। टू वे कम्युनिकेशन है, जो पहले टेस्ट में सिक हॉर्स केस से कंफर्म हो चुका है। फिर कजुया को रिवील साझा करता है। लड़की ने अपनी पावर से एक डीमन से बात की है। यही लाइन कजुया को हिला देती है। कजुया और बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। कजुया सोचता है कि शायद वह डीमन थोड़ा अच्छा होगा। अगर सच में डीमन से कम्युनिकेशन हो सके तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। लिशिया पूछती है, क्या तुम डीमन से बात करने की सोच रहे हो? कजुया कहता है, ये अच्छा होगा, लेकिन अभी पूरे मैनकाइंड के राष्ट्र डीमन लॉर्ड्स डोमेन से लड़ने के लिए एकजुट है। इंसान डीमंस को दुश्मन मानते हैं, और अगर पता चल गया कि कोई उनसे बात कर सकता है तो देश के कुछ लोग डीमंस के साथ मिलकर चल सकते हैं। कजुया कहता है कि इस दुनिया में भी नेशंस आपस में जलते होंगे, इसलिए डीमंस के साथ मिलकर खिलाड़ी बन सकते हैं। सेनापति भी कजुया के साथ सहमत होते हैं और बताते हैं कि कुछ समय पहले उनका पश्चिमी राज्य एडोनिया प्रिंसिपेट उनके खिलाफ हो गया था। मार्क्स कहता है कि अभी सभी ग्रैंड चाओस एम्पायर की वजह से एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी से ही डीमंस को हराया जा सकता है। लिशिया भी कहती है कि ये सही है। तब जनरल इनुए लिशिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अगर डीमंस से अच्छे रिश्ते बनाए जाएं तो पूरी दुनिया हिल सकती है। मार्क्स कहता है कि इस बात को अभी पब्लिक से छुपाना होगा। कजुया इनुए से कहता है कि अब उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वह एक ऐसी व्यक्ति है जो पूरे राज्य के भविष्य को बदल सकता है। इनुए मान जाता है कि वह इस बात की जिम्मेदारी समझता है। कजुया कहता है
कि अब वो इनुए की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन मार्क्स चिंता जताते हैं कि अगर सडनली इतनी स्पेशल केयर दी गई तो लोगों को शक हो सकता है। सेनापति भी सहमत होता है कि अचानक इतनी सुरक्षा सस्पिशियस लगेगी। कजुया पूछता है तो क्या करना चाहिए? मार्क्स कहते हैं कि क्यों न उसे अपने कैसल में रॉयल्टी की तरह वेलकम किया जाए। कजुया पूछता है क्या ऐसा संभव है? मार्क्स कहते हैं हाँ, बस किंग को इसे अडॉप्ट करना होगा। कजुया कहता है कि किंग की शादी नहीं हुई है, इसलिए अडॉप्ट करना टेक्निकली मुश्किल है, खास करके किंग की शादी प्रिंसेस से अभी 1 साल बाद ही होगी। इसी पर मार्क्स सजेस्ट करते हैं कि नहीं, किंग इसे अपनी दूसरी वाइफ बना सकते हैं। कजुया हैरान होता है कि इतनी छोटी बच्ची को। मार्क्स बोलते हैं यह पूरी तरह कानूनन सही है। लिशिया शर्माती है, पर कजुया कहता है डोंट सी इट लाइक दैट। फिर कजुया पूछता है क्या पुराने किंग क्वीन इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते? मार्क्स कहते हैं हां, ऐसा हो सकता है। लिशिया खुश होकर कहती है मैं तो हमेशा चाहती थी कि मेरी छोटी बहन हो। फिर लिशिया इनुए को गले लगाती है और इनुए बताता है कि उसका असली परिवार रेफ्यूजी कैंप में है। कजुया उसे कहता है अगर तुम मेरी लिटिल सिस्टर बन जाओ तो मेरा परिवार तुम्हारा होगा, हम सब साथ रहेंगे। इनुए इस बात से सहमत हो जाता है। काजुया मार्क्स से कहता है कि अडॉप्शन को पब्लिक में धीरे धीरे अनाउंस करेंगे ताकि सस्पेशन न हो। मार्क्स कहता है कि अभी इनुए की सेफ्टी के लिए हमें कुछ और करना होगा। कजुया सोचता है कि क्यों न उसे घोड़ों के स्टेबल में रखा जाए जहां वो एनिमल्स का ख्याल रख सके, जो उसकी खास एबिलिटी के हिसाब से एक सेफ और सूटेबल जगह होगी। इनुए इस आइडिया को मान लेता है और कजुया मार्क्स दोनों खुश होते हैं। इसके बाद हम कजुया को देख रहे हैं जो अपने कमरे में स्विंग करता है। लिशिया पूछती है कि वो क्या कर रहा है। कजुया बताता है कि अफेयर्स ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहां रिलैक्स नहीं कर सकता। लिशिया सजेस्ट करती है कि वो अपने पिता का कमरा यूज कर ले, लेकिन कजुया कहता है कि वो आलसी नहीं बनना चाहता, इसलिए ऊपर ही सो रहा है। फिर कजुया लिशिया से टोमो के बारे में पूछता है जो अच्छे कपड़े पहन रही होती है। लिशिया बताती है कि उसकी मां टोमो को देखकर खुश है और उसे अपनी नजरों से दूर नहीं कर पा रही है। टोमो थोड़ी नर्वस है और मेड काजुया और लिशिया को देखती है, लेकिन लिशिया उसे क्लैरिफाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मेड फिर बाहर चली जाती है। फिर मेड काजुया को बताती है कि पोंचो वापस आ गया है और रिसेप्शन रूम में आपका इंतजार कर रहा है। कजुया लिशिया का हाथ थामकर उसे पोंचो से मिलने ले जाता है। पोंचो बताता है कि राजकीय यात्रा अच्छा रहा क्योंकि कजुया ने उसे अपना रॉयल वेगन दिया था, जिससे सारी चीजें समय से पहुंची। पोंचो के पास बेहद भारी बैग होता है, जिसे देखकर लिशिया कहती है ये तो हीरो सैक जैसा लग रहा है। कजुया बताता है कि इस बैग में कई उपयोगी सामान बन जाते हैं, इसलिए पोंचो को दिया गया। लिशिया सरप्राइज होती है, ये तो क्राउन ट्रेजर्स में से एक है, ऐसा कैसे किया? लिशिया कजुया से पूछती है इतना सारा खाना इकट्ठा करने के बाद तुम क्या करने वाले हो? कजुया जवाब देता है कि कुछ ऐसा जो हमारे किंगडम को बेहतर बनाएगा, लेकिन लिशिया पूरी तरह समझ नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी जनता पोंचो का काम देख रही है, जो अल्फ्रेड और जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट के जरिए लाइव होता है। जूना दोम जनता से कहती है कि पोंचो उनके लिए एक शानदार लंच बनाएगा और वो उनकी हॉस्टेस है। पोंचो काफी नर्वस है क्योंकि उसे ग्रुप टॉकिंग में दिक्कत होती है। जूना बताती है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में कुशल है क्योंकि वो कई बार बड़े ऑडियंसेस के सामने गा चुकी है। पोंचो कहता है कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि अल्फ्रेड किंगडम के 14वें राजा हिज मैजेस्टी सोमा कजुया सभी को अपने मैसेजेस पहुंचाएं। तभी कजुया आता है और कहता है वैसे तो मैं असली राजा नहीं हूं। फिर खुद परिचय देते हुए वो कहता है हेलो, मैं सोमा कजुया इस नेशन का एक्टिंग किंग हूं। वो जनता से कहता है कि उन्हें पता होगा कि राज्य में खाने की बहुत कमी है और इस परेशानी के लिए वो माफी मांगता है। वो बताता है कि राज्य की कमियों को दूर करने में समय लगेगा और तब तक वे बताते रहेंगे कि कैसे वो खाना खाएं जिसे अब तक बेकार समझा जाता रहा है। इसके बाद मेड एक कंटेनर लेकर आती है
जिसमें एक जिंदा ऑक्टोपस होता है। परीक्षण करने के लिए टेस्टर्स लाइन में खड़े होते हैं और वो डर भी रहे होते हैं। कजुया एप्रन पहनकर ऑक्टोपस पकाने लगता है। डोम बताती है कि ऑक्टोपस खाने योग्य है और कुछ राज्यों में ये एक सामान्य डिश है। कजुया ऑक्टोपस के छोटे टुकड़े काटता है, मसाले लगाकर तेल में तिल के साथ फ्राई करता है। जैसे ही खाना तैयार होता है, सभी टेस्टर्स उसे ध्यान से देखते हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद खाना पसंद होता है। सभी इंप्रेस्ड होते हैं। लिशिया काजुया से पूछती है कि इतने सारे खाने के बाद वो क्या करने वाला है, तो काजुया कहता है कि कुछ ऐसा जिससे हमारा किंगडम बेहतर होगा। समझ नहीं पाई लिशिया, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरी जनता पॉन्चों का खाना अल्फ्रेड और जेमस्टोन ब्रॉडकास्ट के जरिए देख रही है। कजुया बताता है कि किंग्स ब्रीफ लंच प्रोग्राम की भारी डिमांड है। तभी लिशिया की पर्सनल मेड आती है और बताती है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फिर कजुया, मार्क्स और हकुया कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलते हैं। कजुया पूछता है कि इतना अहम मुद्दा होने पर हॉल में क्यों बुलाया, स्टेट अफेयर्स ऑफिस में ही बात हो सकती थी। मार्क्स माफी मांगते हुए कहते हैं कि कजुया के बिजी शेड्यूल को डिस्टर्ब किया। मार्क्स अनाउंस करते हैं कि अब वे पीछे हट रहे हैं क्योंकि प्रीवियस किंग एल्बर्ट ने कजुया की एबिलिटी को पहचान कर थ्रोन उनको सौंपा था। मार्क्स चाहते हैं कि कजुया को थ्रोन मिलते ही वे भी रिटायर हो जाएं। कजुया सोचकर पूछता है, तो रिप्लेस करने कौन आएगा? मार्क्स बात करते हुए कहता है कि हकुया बेहद टैलेंटेड है और कजुया की गैर मौजूदगी में किंगडम की अच्छी मैनेजमेंट में पूरी मदद कर सकता है। कजुया मार्क्स की बात मानता है और इससे खुश भी होता है क्योंकि अब उसका एक बड़ा जिम्मेदारी का बोझ कम हो गया है। मार्क्स बताता है कि वो अब कंट्रीसाइड जाकर आराम से अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा, लेकिन ये सोचते हुए भी वो कहता है कि वर्तमान राजकीय हालात को देखकर वो अपनी रिटायरमेंट फी नहीं चाहेगा और बाद में भी कजुया की सेवा के लिए तैयार रहेगा। कजुया उसे वाइस मिनिस्टर कहकर सम्मानित करता है, जिसे सुनकर मार्क्स इसे बहुत बड़ी तारीफ मानता है। कजुया बताता है कि वो इस दुनिया में काफी समय से है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, खासकर कोर्ट के नियमों और रिवाजों के बारे में। इसलिए वो मार्क्स से हमेशा मदद की उम्मीद करता है। मार्क्स सहमति में कहता है, जैसा आपका आदेश। इसके बाद हकुया कहता है कि वे अभी ऑफिशियल अपॉइंट नहीं हुए हैं, पर एक सुझाव देना चाहता है। कजुया पूछता है, क्या? हकुया कहता है कि कजुया को कुछ समय के लिए अपने काम से ब्रेक लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कजुया कहीं जा रहा है और कहता है कि हकुया ने कहा है कि अगर बॉस खुद आराम नहीं करेंगे तो उनके अधीन काम करने वाले लोग भी आराम नहीं कर पाएंगे। हकुया ने कई अरेंजमेंट्स किए हैं जिससे कजुया आज छुट्टी ले सकता है। कजुया कहता है कि वो अपने कमरे में आराम करेगा, तो हकुया कहता है नहीं, छुट्टी का इस्तेमाल कुछ ऐसा करें जिससे लोग देख सके कि आप भी आराम कर रहे हैं। फिर हकुया सलाह देता है कि कजुया प्रिंसेस लिशिया को लेकर कंट्रीसाइड जा सकते हैं, जैसे एक डेट। कजुया हैरान होता है, डेट? मार्क्स मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी और लिशिया के बीच रिश्ता और मजबूत होगा। कजुया कहता है कि लिशिया के साथ बाहर घूमना अच्छा रहेगा, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या? हकुया सुझाव देता है कि कजुया को आयशा को भी अपने साथ रखना चाहिए। मार्क्स भी कहता है कि आयशा एक अच्छी वॉरियर है और उसके साथ रहने से कजुया पूरी तरह सेफ रहेगा। कजुया सोचता है कि एक और लड़की को डेट पर ले जाना ठीक रहेगा या नहीं, तो हकुया मजाक में कहता है कि उसे कजुया से जेलसी हो रही है। चलते चलते कजुया को लिशिया और आयशा लड़ते हुए दिखते हैं, यानी वे फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयशा सोनिक वाइन नाम का जोरदार अटैक करती है, जिसे लिशिया डॉज कर अपने आइस स्वॉर्ड माउंटेन अटैक से काउंटर करती है, लेकिन आयशा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। दोनों वॉरियर्स को लड़ाई में मजा आ रहा होता है। कजुया सोचता है कि अगर ऐसा मक्खन काटते रहे तो पूरा कैसल डैमेज हो जाएगा, इसलिए वो लड़ाई रोक देता है। फिर तीनों एक साथ बैठते हैं। लिशिया हैरान होकर पूछती है कि क्या ये डेट है? कजुया पूछता है कि क्या वो जाना नहीं चाहती। लिशिया कहती है नहीं, पर वो जानना चाहती है कि आखिर हकुया ने ऐसा आइडिया क्यों दिया। कजुया कहता है कि उसे भी पता नहीं, लेकिन उसके पास थोड़ा वक्त है घूमने फिरने के लिए और कोई रोक नहीं रहा। आयशा कहती है कि क्यों न कजुया उसके फॉरेस्ट में चले। कजुया बताता है कि उसके पास सिर्फ आज का दिन है, इसलिए दूर नहीं जा सकते। आयशा बताती है कि उनके गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे, चाहे घोड़े से ही जाएं।
कजुया याद दिलाता है कि उसने थिनिंग के बारे में बताया था और कहता है कि क्यों ना आयशा अपने लोगों को समझाए कि थिनिंग के फायदे क्या है। आयशा जवाब देती है कि कुछ जिद्दी लोग हैं जो थिनिंग के खिलाफ लड़ सकते हैं, इसलिए वो चाहती है कि कजुया उनके साथ आए और उन्हें समझाएं। कजुया कहता है कि ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे और जब उसके पास समय मिलेगा तो वो जरूर उनके गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जाएगा। कजुया की बात सुनकर आयशा कहती है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं जो चाहूं वो करने के लिए तैयार हूं। कजुया कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। आयशा पूछती है क्या भी करेगी? वो कहती है कि उसने खुद को सौंप दिया है, अब उसे जो चाहिए कर सकते हैं। ये सुनकर लिशिया काजुया की तरफ देखती है तो कजुया समझाते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं मांग रहा, बस चाहता है कि जब वे टाउन में घूमने जाएं तो उसकी सुरक्षा के लिए आयशा उनके साथ रहे। आयशा पूछती है क्या उसे अपनी डेट पर साथ लेकर जाएगा। कजुया बताता है कि अगर वो और लिशिया अकेले होंगे तो उन्हें परेशानी हो सकती है और डेट मतलब सिर्फ टाउन घूमने जाना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर लिशिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। सीन बदलता है। कजुया को मिलिट्री एकेडमी यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद लिशिया भी वो यूनिफॉर्म पहनकर आती है। कजुया कहता है कि ये जो ग्लासेस है वे उस पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। लिशिया शर्मा कर धन्यवाद कहती है। आयशा भी आवाज देती है कि वो कैसी लग रही है। कजुया कहता है कि वो अब उतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उसकी इमेज डार्क एल्फ की सोच से अलग है। ये सुन आयशा को बुरा लगता है। लिशिया कहती है कि वो नहीं जानती कि डार्क एल्फ की इमेज क्या है, लेकिन आयशा इस यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी दिख रही है। आयशा खुश हो जाती है और लिशिया को गले लगा लेती है। तीनों कजुया, लिशिया और आयशा एक बग्गी में टाउन जाते हैं। कजुया कहता है कि जैसे ही वे बग्गी से बाहर निकलेंगे वे किंग या प्रिंसेस नहीं रहेंगे बल्कि सिर्फ मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट होंगे। लिशिया सहमत होती है और आयशा भी। कजुया कहता है कि अंडरकवर है इसलिए तुम मुझे योर मैजेस्टी नहीं बुला सकती। आयशा पूछती है तो क्या बुलाऊं? कजुया कहता है कि नाम से बुलाओ जैसे सभी करते हैं। वो बताता है कि लोग उसे सौमा कहकर बुलाते हैं जो उसका फैमिली नेम है, लेकिन वो खुद को कजुया कहता है। लिशिया हैरान होती है कि उसका गिवन नेम सौमा नहीं है, तो कजुया समझाता है कि सौमा उसका फैमिली नेम है और कजुया उसका गिवन नाम। उसने बताया कि इस देश में फर्स्ट गिवन नेम आता है फिर फैमिली नेम, इसलिए लोगों को लगता है कि सौमा उसका नाम है। आयशा कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि वो डेज में उसे कजुया ही बुलाएगी। कजुया कहता है कि उसे लगता है कि आयशा उसकी गलतियां सुधार रही है। आयशा पूछती है कि उसके दिमाग में उसकी इमेज क्या है, तो कजुया कहता है कि एक निराश डार्क एल्फ है। ये सुनकर आयशा शॉक हो जाती है। तीनों टाउन में घूमते हैं, दुकानें देखते हैं। लिशिया कहती है कि ऐसे घूमना बहुत अच्छा लगता है, किसी रोक टोक या जिम्मेदारी के बिना। कजुया कहता है बहुत मजा आता है। आयशा कहती है कि उसे भूख लग रही है। कजुया कहता है कि चलो जूना के कैफे चलते हैं, वहां जूना दोम काम करती है। दोम बोलने ही वाली थी, लेकिन कजुया कहते हुए इंटरप्ट कर देता है कि उन्हें मिलकर अच्छा लगा और अपना परिचय देता है कि वो सिल्क स्क्रैप डीलर का बेटा है जो इचिगो किंगडम से है। दोम समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है और बातचीत शुरू होती है। कजुया सोचता है कि दोम काफी स्मार्ट है। कजुया, आयशा, लिशिया और दोम एक साथ आराम से खाना खा रहे थे। गैलन डॉन खासतौर पर दोम के मेन्यू में नई डिश थी क्योंकि फूड शॉर्टेज की समस्या अभी भी बनी हुई थी। कजुया बताता है कि वे इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आयशा बोलती है कि उसने अपनी सोल और बॉडी कजुया को दे दी है, लेकिन फिर भी वो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। कजुया कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से ही एंगेज्ड है। इस बात पर तीनों लड़कियां हैरान हो जाती है। लिशिया बताती है कि वह जानती है कि यहाँ एक से ज्यादा पति या पत्नियां हो सकते हैं। दोम भी कहती है कि एक औरत को कई पति हो सकते हैं। कजुया कहता है कि उसने लिशिया की माँ के अलावा किसी क्वीन को नहीं देखा। लिशिया बताती है कि उनकी माँ प्रीवियस किंग की बेटी है और उनके पिता ने गवर्नमेंट अफेयर्स अपने हाथ में लिए थे, इसलिए उनकी माँ को अधिक अधिकार प्राप्त है। कजुया सोचता है कि अगर राजगद्दी राजा ने सौंपी है
तो वो कैसे बैठ सकता है? लिशिया कहती है कि इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट उनके पिता ने किया होगा और परमिशन उनकी मां से ली गई होगी। लिशिया कहती है कि किसी भाई बहन के नहीं होने के कारण राजगद्दी अंततः उन्हें मिलेगी और इसके लिए उसे एक हस्बैंड की जरूरत भी होगी। लिशिया आगे बताती है कि अगर वो चाहे तो कज़ुया एक और बीवी रख सकता है, लेकिन उसने अपनी मंजूरी 8 बीवियों तक सीमित रखी है, जिनमें वो खुद भी शामिल है। कज़ुया पूछता है क्या वे नंबर पर बेस्ड है। लिशिया बताती है कि सप्ताह में एक दिन उसे कज़ुया के साथ मिलना चाहिए। कज़ुया हैरान होता है और पूछता है कि क्या इस दुनिया में 8 से अधिक दिन होते हैं। उनकी बातचीत के बीच वे देखते हैं कि एक लड़की किसी लड़के पर चिल्ला रही है। लिशिया बताती है कि वह एक मिस्टिक फॉक्स है, जबकि आयशा कहती है कि पूंछ देखकर पता चलता है। दोम कज़ुया को चेतावनी देती है कि मिस्टिक वुल्फ और फॉक्स को पहचानने में गलती न करें, वरना वे नाराज होंगे। लिशिया हेल्बर्ट मैग्ना का नाम लेने के बाद बताती है कि वो प्रेस्टिजियस मैग्ना फैमिली का वारिस है और एकेडमी में एक्सीलेंट हॉर्सबैक राइडर था। ग्रेजुएशन के बाद वो आर्मी में गया, लेकिन अब एकेडमी में है। और कज़ुया पूछता है फॉक्स गर्ल के बारे में। दोम बताती है कि उसका नाम मिस काई फॉक्स है, जो एक रेगुलर कस्टमर है और फोरबिडन आर्मी में मेज है। फिर फॉक्स गर्ल लड़के से कहती है कि उसे कारमाइन डची नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूक कारमाइन नए किंग को पसंद नहीं करते और सिचुएशन बिगड़ सकती है। लड़का कहता है कि ये मेरे लिए मौका है, वो अपनी ताकत दिखाएगा। लड़की कहती है कि उसके पिता उसकी चिंता कर रहे हैं और उसे लौटने को कह रहे हैं। लड़का कहता है कि वह जो करेगा उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसके पिता ड्यूक कारमाइन की सालों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन नए किंग के सामने उनका व्यवहार कावड़ली है, इसलिए वो डरपों की बात नहीं मानता। दोम उसके लिए समझाने की कोशिश करती है कि ड्यूक कारमाइन केवल अपने लोगों की सुरक्षा में लगे हैं और किंग से मिलने से भी इनकार कर दिया है। लिशिया ये सुनकर दुखी होती है और अगर फाइट हुई तो पड़ोसी राज्यों को फायदा होगा। कज़ुया उस लड़की की हर बात ध्यान से सुन रहा था और याद करता है कि हकुया ने कहा था कि उन्हें आसपास के देशों को अच्छे से देखना चाहिए। नॉर्थ की तरफ यूनियन ऑफ ईस्टर्न नेशंस है, वेस्ट में प्रिंसिपैलिटी ऑफ अडोनिया, साउथ वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ दुर्गेश और ईस्ट में 9 हेडेड ड्रैगन आर्किपेलागो यूनियन। प्रिंसिपैलिटी ऑफ अडोनिया में मर्सनरीज स्टेट जैम भी है। ये सब पड़ोसी देश हमारे साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखते। 4 देश फिलहाल शांत है, लेकिन एक देश हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभर रहा है। हकुया कहता है कि डीमन लॉर्ड्स डोमेन के विस्तार से हमारे लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। कज़ुया पूछता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा देश है, अडोनिया, जैम या दुर्गेश? हकुया बताता है कि जैम नहीं, लेकिन उनके साथ नोकझोंक जारी है। बड़े समय में टर्किश जैसे राज्य बर्फ से ढके होते थे और वे नॉर्थ की तरफ बढ़ते थे। अगवा कहता है कि वे बस मौका ढूंढ रहे हैं हम पर हमला करने को, जिसे हमें नहीं देना चाहिए। कज़ुया सोचता है कि बस अब अडोनिया ही बचा है। अडोनिया ने हमारे से डिफेंस के लिए मदद मांगी थी और लड़ाई में भी सपोर्ट करने का ऑफर दिया था। हकुया कहता है कि संभव है उन्होंने ये ऑफर 3 ड्यूकडोम्स को भी दिया हो। कज़ुया सोचता है कि उन्होंने जरूर कहा होगा कि हमें झूठे किंग सोमा कज़ुया को हराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए, ताकि ये ड्यूकडोम्स अपनी सीमाएं बढ़ा सकें। हकुया कहता है कि उनका प्लान प्रभावी हो सकता है और छोटे देश पहले हथियाए जाएंगे, फिर पूरा राज्य खतरे में होगा। कज़ुया चिंतित हो जाता है। हकुया कहता है कि तीनों ड्यूक्स को अडोनिया के इरादों का पता होगा और इसलिए वे फंसना नहीं चाहेंगे। कज़ुया उम्मीद जताता है कि ऐसा ही होगा और वे अपने आप को अडोनिया के जाल से बचाएंगे। कज़ुया फिर फॉक्स गर्ल की बातें सुनता है, जो कहती है कि आसपास के देश हम पर अटैक करने के लिए बस मौका देख रही है। उसे ड्यूक कारमाइन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान होगा। कई फॉक्स पूछती है, तुम्हें ड्यूक कारमाइन का प्लान नहीं पता, फिर भी उनका साथ देने को तैयार हो? हेल्बर्ट कहता है कि कई नोबल मैन नए किंग पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वे ड्यूक कारमाइन की फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं। कड़े कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि किंग ने उनकी इलीगल जमीनें छीन ली है। फिर कड़े हेल्बर्ट से कहती है
कि ड्यूक कार्माइन की फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले सोच ले, वरना नए किंग नाराज हो सकते हैं। हेल्बर्ट कहता है कि उसे ड्यूक कार्माइन पर भरोसा है। कड़े उसे चेतावनी देती है कि ड्यूक कार्माइन बुरा आदमी है। कजुया पूछता है, क्यों ऐसा लगता है? कड़े बताती है कि आर्मी को सही चलाने के लिए सोल्जर्स को एक ही नेशन से होना चाहिए, लेकिन ड्यूक कार्माइन अपनी टेरिटरी में फूड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरे देश से मदद ले रहा है। अचानक कजुया को एहसास होता है कि लड़की उन बातों को किसके सामने कह रही थी। कजुया खुद वहां खड़ा था, जिससे लड़की शॉक्ड हो जाती है। फिर देख रहे हैं कि हेल्बर्ट बताता है कि कजुया अगर ड्यूकडोम्स की फोर्सेस में शामिल होना चाहे तो रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो साथ आए तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स को एक दूसरे का अपोनेंट बनना पड़ेगा। कजुया बताता है कि रिसेंटली सुना है कि फॉरबिडन आर्मी में एक मेज है जो सीधे उसे रिपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि बैटलफील्ड में उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और अगर लड़ाई में वह मरा तो उसकी साइड वाला मदद नहीं कर पाएगा। कजुया कहता है, हेल्बर्ट, अब जो रास्ता चुनोगे वही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। इसे अच्छी तरह सोचो कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किसके लिए। बाद में हम देखते हैं कि लिशिया, कजुया और आयशा एक गार्डन में है, जहां लिशिया कहती है कि जैसे ही आयशा नीचे लेटी वो सो गई। लिशिया पूछती है, क्या कजुया हेल्बर्ट का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो और हेल्बर्ट एक दूसरे के खिलाफ न हो? कजुया कहता है कि वो बस उन्हें समझा रहा है कि उनके एक्शंस उनके फ्यूचर तय करेंगे। लिशिया पूछती है, क्या कजुया अपना सिर उसकी गोद में आराम करना चाहेगा? कजुया ब्लश होकर कहता है, क्या? लिशिया बोलती है कि ये तो डेट जैसा है। कजुया हिचकते हुए कहता है, हाँ, शायद। कजुया उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। लिशिया कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वे सच में एंगेज्ड हैं। कजुया कहते हैं, सिर्फ नाम के लिए। लिशिया कहती है, सिर्फ नाम के लिए। फिर कजुया कहता है कि उसे एंगेजमेंट के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो केवल कुछ सालों के लिए राजगद्दी पर रहेगा और फिर चला जाएगा। लिशिया पूछती है, क्या वो उससे साथ एंगेज्ड रहना चाहता है? और वो कहता है, बिल्कुल। लिशिया खुश होकर ब्लश करती है। कजुया कहता है कि लिशिया एक बेहतर किंग बनेंगे, लेकिन लिशिया कहती है कि वो कजुया से बेटर किंग बनेंगी। कजुया कहता है कि लिशिया ऐसा किंग से सद्भाव से शादी कर रही है जिसमें प्यार नहीं है बल्कि सूटेबिलिटी है। लिशिया कहती है कि इसे रॉयल्टी कहते हैं। कजुया कहता है कि वो रॉयल शादी में यकीन नहीं करता, वो उसी से शादी करेगा जिसे वो प्यार करता है। लिशिया पूछती है, क्या वो उसे पसंद करता है और क्या वो कभी उससे प्यार करेगा? कजुया कुछ नहीं कह पाता। फिर आयशा कहती है कि वो कितनी देर तक नाटक करेगी। इसके बाद कजुया और लिशिया शर्माते हैं। फिर कजुया अपनी मैजिक से एक गुड़िया को चलाता है। लिशिया कहती है कि वह उसे अपनी लिविंग पॉल्टरगाइस्ट मैजिक से चला रहा है। कजुया बताता है कि उसने इसमें लेवल अप किया है और अब अपनी कॉन्शियसनेस को 4 चीजों में एक साथ दे सकता है। तभी लिशिया की मेड आती है और बताती है कि मैग्ना फैमिली के हेड ग्लिम मैग्ना अपने बेटे एल्बर्ट और फॉरबिडन आर्मी की मेज कड़े फॉक्सियर से मिलने आए हैं। कजुया सबसे कहता है कि सिर उठा ले। हम देखते हैं कि हेल्बर्ट को अच्छी तरह धोया गया है, उसका चेहरा सूजा हुआ है। ग्लिम मैग्ना कजुया से माफी मांगते हैं कि उनके बेटे ने ड्यूक दम्स के साथ मिलने की बात कही थी, जिससे कजुया नाराज हो सकते थे। कजुया कहता है कि अगर उसने कुछ गलती की तो उसे अरेस्ट कर सकते थे, पर वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हेल्बर्ट का चेहरा देखकर लगता है कि उसे अच्छी पनिशमेंट मिली है। ग्लिम मैग्ना कृतज्ञता जताते हुए कहते हैं कि घर जाकर वे हेल्बर्ट को सिखाएंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कजुया कहता है कि उसे कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सख्ती से कड़े अपसेट हो सकती है। कड़े शर्माती है। फिर कजुया घोषणा करता है कि कड़े फॉक्सियर को फॉरबिडन आर्मी की मेज होने के नाते रॉयल गार्ड में स्टाफ ऑफिसर बनाएंगे। हेल्बर्ट मैग्ना को आदेश देता है कि वो आर्मी से ट्रांसफर होकर फॉरबिडन आर्मी में आ जाएं और कड़े का सपोर्ट करें। हेल्बर्ट मान जाता है। फिर ग्लिम मैग्ना कजुया से कहता है कि उन्होंने उस पर और उनके बेटे पर बहुत कृपा दिखाई है और उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कजुया पूछता है, क्या? ग्लिम कहता है कि इतने लोगों के सामने बताना संभव नहीं, इसलिए रूम खाली कर दिया जाए। आयशा रूम की गार्ड बन जाती है। फिर कजुया और ग्लिम प्राइवेट में बात करते हैं, लेकिन हमें सीन में नहीं दिखाया जाता। हम गार्डन में कड़े और लिशिया को चाय पीते और बात करते देखते हैं, जहां लिशिया कहती है
कि वो सिर्फ थोड़ी बातचीत करना चाहती है। फिर कोर्ट का सीन आता है जहां कजुया ग्लिम मैग्ना के वर्ड्स सोचता है और पूछता है कि अब क्या करें। ग्लिम बताता है कि चाहता है कि कजुया को ये मैटर पता चले। इस सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नए एपिसोड की शुरुआत में कजुया बताता है कि इस दुनिया में मैजिक 6 एलिमेंट्स फायर, वाटर, अर्थ, वाइंड, लाइट और डार्कनेस से मिलकर बना है। फायर, वाटर, अर्थ और वाइंड के अपने खास मैजिक अटैक्स होते हैं। लाइट ज्यादातर हीलिंग मैजिक के लिए उपयोग होता है, लेकिन डार्कनेस बिल्कुल अलग है, जिसमें ऐसा जादू होता है जो बाकी 5 एलिमेंट्स में नहीं। आयशा और लिशिया की लड़ाई में भी मैजिक एबिलिटी अपने वेपन्स में डालकर यूज होती है। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेजर्स कहा जाता है, जो अपनी एलिमेंट के अनुसार फोर्सेस में भेजे जाते हैं। फायर एलिमेंट आर्मी में, वाइंड एलिमेंट एयरफोर्स में, वाटर एलिमेंट नेवी में, अर्थ एलिमेंट फॉरबिडन आर्मी में और लाइट एलिमेंट सभी ब्रांचेस में। कजुया अर्थ एलिमेंट मेज है और फॉरबिडन आर्मी के मेजॉरिटी मेज उनके अंतर्गत है। उसकी अपनी लिविंग पोल्टरगाइस्ट एबिलिटी डार्क मैजिक की कैटेगरी में आती है। फिर एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने सामने कॉस्ट्यूम पहने युवक से कहता है कि वो उनके एडवेंचर गिल्ड में जुड़ने वाला है। एक और व्यक्ति कहता है कि उस युवक के बारे में उसने सुना है। वो मॉस्को स्टाइल कॉस्ट्यूम पहनता है, लेकिन स्किल्स बहुत अच्छी है। आज का क्वेस्ट पैनम के नीचे के पैसेजेस को एक्सप्लोर करना है, जो बिगिनर लेवल का है। ग्रुप लीडर उम्मीद व्यक्त करता है कि वे अच्छे से टीम में काम करेंगे। अचानक एक बड़ा सांप आता है, जिसे गुड़िया एनिमेटेड डॉल एक स्लैश में मार देता है। ग्रुप मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। फिर ग्रीन कैप वाली लड़की कहती है कि उसका मजा नहीं आ रहा, जबकि ब्लैक कैप वाली लड़की बताती है कि वे यहाँ बस क्रीचर्स को देखने आए हैं, कि जो नीचे रहते हैं वे खतरनाक तो नहीं। तभी ग्रीन कैप वाली लड़की सबको रोकती है और बताती है कि कुछ बड़ा उनके पास आ रहा है। एक एनॉर्मस सैलमेंडर जिसे पहले उसने नहीं देखा। पार्टी लीडर उस सैलमेंडर से लड़ने जाता है, लेकिन येलो जैकेट वाला कहता है कि सैलमेंडर का सांप जैसा स्वाद बहुत एसिडिक है, इसलिए पास जाकर अटैक करना रिस्की होगा। ब्लैक कैप वाली लड़की कहती है कि वो फायर मैजिक से हमला करेगी, लेकिन येलो जैकेट कहता है कि फायर मैजिक सैलमेंडर के खिलाफ असर नहीं करेगा। कुल मिलाकर पीछे हटकर भागने की नौबत आ जाती है। भी दूसरा इंसान गिर गया। इसे देखकर ग्रीन कैप वाली लड़की उस सैलमेंडर पर हमला करती है, जिससे तेज रोशनी फैलती है। लेकिन कुछ समय बाद रोशनी हट जाती है और सैलमेंडर गुस्सा हो जाता है। सभी डर जाते हैं, पर सैलमेंडर के एसिडिक फ्लूइड से गिरे इंसान ने ग्रीन कैप वाली लड़की को अपनी गोद में उठाकर बचा लिया, जिसका वह शुक्रगुजार थी। फिर वे समय रहते वहां से भाग निकलते हैं। बाहर आने पर नेता उस इंसान का हालचाल पूछता है और ग्रीन कैप वाली लड़की उसकी चोटें ठीक करती है। कजुया बताता है कि जैसे ही वंटी नोवा प्रोजेक्ट पूरा होगा, ये पूरी तरह से हमारे राज्य का दिल होगा और इसके साथ जुड़ी सड़कें भी ब्लड वेसल्स की तरह काम करेंगी। लिशा पूछती है क्या वास्तव में हमें राज्य को इतना फैलाना चाहिए, तो कजुया जवाब देता है कि किसी चीज की कीमत उसकी सप्लाई और डिमांड से तय होती है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो हम दूसरे राज्यों से सप्लाई ला सकते हैं। जब सप्लाई डिमांड में बैलेंस आएगा तो कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। लिशिया से पूछते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, तो वो तुरंत कहती है खाना। कजुया बताता है कि फसल कम उगने की वजह से फूड प्रोडक्शन कम है और खाने की कीमत जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन लोग खाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि खाना सबसे जरूरी है। हमारा मकसद है कि बढ़ती फूड प्राइसेस को कम करना। फिर कजुया मिनिस्टर्स को धन्यवाद देता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की और राज्य को बेहतर बनाया। मेहनत के लिए उन्हें 5 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिससे वे खुश होते हैं। कजुया कहता है कि पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन वाइन की एक एक बोतल ले जा सकते हैं। लिशा कहती है कि कजुया ने ज्यादा बोल दिया, तो वो कहता है कि कई रातों से सोया नहीं है। लिशिया ने कहा कि उनकी लिविंग पोल्टरगाइस्ट मैजिक की मदद से आराम कर सकते थे, लेकिन कजुया कहता है कि बजट की प्रॉब्लम के कारण अपनी पूरी कॉन्शियसनेस काम में लगानी पड़ी।
लिशिया कहती है कि ज्यादा काम न करें, हम सब तुम्हारी कदर करते हैं। कज़ुया हंसते हुए कहता है कि अगर उसकी जगह कोई लेगा तो दूसरा हीरो समन करना। फिर वो आराम करने जाता है और नींद में चले जाता है। लिशिया कहती है कि वो बहुत थका हुआ है। फिर कज़ुया, लिशिया और आयशा एक कैंप में आते हैं, जहां कज़ुया कहता है कि ये जगह वंटी नोवा के पास है, वहां वे एक बंदरगाह बना सकते हैं। लेकिन कज़ुया सोचता है कि इतनी अच्छी जगह का कोई और इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तभी लीडविन बाहर निकलता है और कज़ुया लिशिया का स्वागत करता है, लेकिन आयशा को भूल जाता है। आयशा उसे याद दिलाती है तो लीडविन कहता है, धन्यवाद आयशा, हिज मैजेस्टी की सुरक्षा के लिए। कज़ुया पूछता है काम कैसा चल रहा है। लीडविन बताता है कि मार्किंग हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन सही चल रहा है, लेकिन कज़ुया को पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए वे अंदर जाकर बात करते हैं। लीडविन बताता है कि उनका गांव थोड़ी दूर है और उनका लीडर यूआरपी नाम का जेंटलमैन है, जिसने रिक्वेस्ट की है कि इस जगह पर कोई टाउन न बनाया जाए। कज़ुया पूछता है क्यों। ल्यूडन बताता है कि यह जगह कैजिन की टेरिटरी है और अगर काम हुआ तो देवता नाराज हो जाएंगे। कज़ुया पूछता है क्या समुद्री देवता भी है। लिशिया कहती है कई लोग मानते हैं पर वो नहीं। आयशा भी कहती है कि उसने कभी नहीं देखा। ल्यूडन बताता है कि जब भी घर बनता है समुद्री देवता उसे नष्ट कर देते हैं और समुद्र से खतरनाक मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो काम करने वालों को मार देते हैं। कज़ुया कहता है कि स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स। ल्यूडन बताता है कि वो गांव ज्यादा दूर नहीं और कज़ुया उनसे मिलने जाना चाहता है। आगे वे यूआरपी के गांव पहुंचते हैं। यूआरपी कहता है कि उसने कहा था टाउन न बनाए क्योंकि जमीन कैजेन की है और यहां बने घर देवताओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कज़ुया नक्शा दिखाकर पूछता है कि सेक्रेड लैंड कहां तक है। फिर कज़ुया ल्यूडन के साथ कैसल लौटता है और हकुया को सब बताता है। हकुया पूछता है क्या वो कैजेन में विश्वास करता है। कज़ुया कहता है कि सच्चाई पता नहीं पर यूआरपी की बातों में कुछ कहानी जरूर होगी। हकुया पूछता है सी गॉड का गुस्सा क्या है। कज़ुया कहता है कि जो जमीन सेक्रेड है वहां घर नहीं बना सकते वरना समुद्र से राक्षस उठता है जो सब खा जाता है। शायद ये सुनामी की बात हो। ल्यूडन कहता है उसने कभी सुनामी नहीं देखी। कज़ुया कहता है कि सुनामी बहुत रेयर होते हैं, इंटरवल 100 से 200 साल या मिलेनिया का भी हो सकता है। कज़ुया बताता है कि कैसल आने से पहले कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण किया, कभी कभी वहां पानी भर जाता है। ल्यूडन कहता है कि असली साइट फ्लड प्रूफ नहीं। कज़ुया कहता है कि अगर नेती नोवा का कंस्ट्रक्शन कैंसिल हुआ तो वो प्रोजेक्ट जारी रहेगा पर साइट बदलेगा। ल्यूडन पूछता है कहा। कज़ुया बताता है कि शेप्ड टोपोग्राफी हार्बर के लिए बेहतर है पर सुनामी में नुकसान होगा, इसलिए वो वहां प्लान करना चाहता है। ल्यूडन कहता है कि वो जगह भी अच्छी है पर सुनामी के लिए तैयार रहना होगा। कज़ुया बताता है कि सुनामी के बीच का अंतराल 100, 200 या यहां तक कि 1000 साल का भी हो सकता है, इसलिए कोई निश्चित समय नहीं बता सकता कि अगली सुनामी कब आएगी। वो चाहता है कि नेती नोवा एक ऐसी सिटी बने जो नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षित रहे। उन्होंने उन बुजुर्गों से भी बातें की जो बताते हैं कि जब समुद्र के देवता गुस्सा होते हैं तो जमीन कांपती है, यानी अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक के कारण समुद्र की जमीन धड़कती है और आसपास की जमीन भी प्रभावित होती है। कज़ुया कहता है कि अगर जमीन थोड़ा भी हिले तो सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सबसे सुरक्षित होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट बदल दी जाए। नए साइट पर अर्थक्वेक आने पर लोग समुद्र की ओर नहीं बल्कि जमीन की ओर बढ़ेंगे और सुरक्षित ऊंची जगह की तरफ जाएं। ये जानकारी समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों तक पहुंचाई जाए। हकुया पूछता है कि सच में उन्हें कब शेल्टर मिलेगा जब अर्थक्वेक आएगा। कज़ुया समझाता है कि जो न्यू साइट चुनी जाएगी वो सुरक्षित होगी। ल्यूडन कहता है कि इसमें समय लगेगा। कज़ुया मानता है लेकिन रिस्क टेकिंग नहीं होगा। उनकी ये गंभीर चर्चा लिशिया और आयशा सुन रही है। आयशा कहती है कि कज़ुया बहुत सोच समझकर काम करते हैं। लिशिया बताती है कि बिना मेहनत के बजट नहीं बनता। आयशा कहती है कि किंग कितनी परवाह करते हैं। लिशिया पूछती है क्या आयशा को कज़ुया पसंद है, तो वो कहती है कि बहुत रिस्पेक्ट करती है। लिशिया कहती है कि कज़ुया की स्माइल बनी रहे इसके लिए वे कुछ भी करेंगी। अगले सीन में कज़ुया बताता है कि इस दुनिया में मैजिक के कारण टेक्नोलॉजी उसके लिए अजीब है। उदाहरण के लिए यहाँ बैटल शिप्स है, जैसे एल्बर्ट
जो फॉरबिडन आर्मी की एकमात्र बैटलशिप है। ये लोहे की बनी है लेकिन पानी पर अच्छी तरह तैरती है। इन बैटलशिप्स में इंजन्स नहीं होते बल्कि सी ड्रैगन्स इन्हें खींचते हैं। इनके कैनन भी खास तरीके से बने होते हैं। गन्स तो नहीं है क्योंकि मैजिक लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए काम आते हैं। मैजिक स्किल इन्फ्यूजन स्पेल्स से वेपन की ताकत बढ़ाई जाती है। ऐसे वेपन्स में गन्स नहीं पर कैनन होते हैं क्योंकि वाटर मैजिक की लिमिट होती है। फिर हम कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहां कई मजदूर काम कर रहे हैं और हेल्बर्ट मैग्ना कड़ी मेहनत करता दिखता है। हेल्बर्ट पूछता है कि क्या फॉरबिडन आर्मी को यह काम करना चाहिए। कड़े कहती है कि वो साइट की फोरमैन है, इसलिए उसका नाम लेना बंद करो। कड़े बताती है कि यहाँ बहुत से अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिन्हें राजधानी से लाया गया है, लेकिन फिर भी मजदूरों की कमी है। ये रास्ते बंदरगाह से अन्य देशों से कनेक्ट होने के लिए बनाए जा रहे हैं। हेल्बर्ट कहता है कि फॉरबिडन आर्मी का काम किंगडम की रक्षा करना है, मजदूरी नहीं। फिर लंच होता है जहां हेल्बर्ट बर्गर खाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। कई बताती है कि इस डिश को राजा ने बनाया है और इसे सोग्या कहा जाता है। हेल्बर्ट कहता है कि नया राजा खाना बनाने में एक्सपर्ट है। काड़े बताती है कि मिस्टिक वुल्व्स के आने से वे अब सीसनिंग के साथ उगाए गए साग और मटर खाने लगे हैं जो बर्गर में डाले गए हैं। कई यही बात करते हुए आनंद लेती है कि राज्य में अब फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं और रोड्स बनने से सप्लाई भी बेहतर हुई है। वो कहती है कि नया किंग बहुत इंटेलिजेंट है और फूड शॉर्टेज समस्या जल्द खत्म होगी। काड़े हेल्बर्ट से पूछती है कि क्या वह थोड़ा आराम करेगा, तो हेल्बर्ट कहता है कि खाने के बाद आराम तो बनता है। तभी कजुया लिशिया के साथ आता है जिसे देखकर काड़े और हेल्बर्ट दोनों हैरान होते हैं। कजुया हेल्बर्ट से काम के बारे में पूछता है जो जवाब में पूरी उम्मीद जताता है। कजुया कहता है कि पहली मुलाकात से हेल्बर्ट काफी बदल चुका है और माफी मांगने पर कहता है कि उससे सामान्य बातचीत करे और उसे योर मैजेस्टी के बजाय सोमा बुलाए। हेल्बर्ट हिचकता है, फिर कजुया उसे सोमा कहता है और हेल्बर्ट भी मान जाता है। दोनों की उम्र एक जैसी होने से वे अच्छी बातचीत कर पाते हैं। बाकी सब अपने काम में लग जाते हैं। लिशिया कहती है कि काम बहुत तेजी से हो रहा है, उसे नहीं पता कितने रोड्स बन चुके हैं। कजुया कहता है कि ये एक तरह की एजुकेशन है, यहाँ नई चीजें सीखने को मिलती है। फिर लिशिया एक काले पदार्थ को देखकर पूछती है कि ये क्या है। कई बताती है कि ये एक वोल्केनो से निकली राख और चूना है। कजुया बताता है कि उसकी दुनिया में इसे रोमन कंक्रीट कहते हैं, जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है और इतना टफ होता है कि यहाँ जो क्रीचर्स हैं वे इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लिशिया कहती है कि ये अमेजिंग है कि ये इतना हार्ड है। कजुया बताता है कि इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है जो प्रेशर पर निर्भर करती है। वो कहता है कि उनकी दुनिया में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो इस कंक्रीट से बनी है और 2000 साल से भी पुरानी है। वे सड़क पर पहुंचते हैं जहां लिशिया सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लैंप्स के बारे में पूछती है कि क्या ये राजधानी के लैंप्स जैसे ही है। कई डे बताती है कि ये खास डिजाइन के लैंप्स हैं जो रात होते ही अंदर से लाइट एमिट करते हैं। कजुया बताता है कि सड़क किनारे लगे ये ट्रीज वार्डिंग ट्रीज जिन्हें गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से लाया गया है। लिशिया को वार्डिंग ट्रीज के बारे में पता नहीं होता तो आयशा समझाती है कि ये ट्रीज कंटिन्यूअस एक विशेष फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं जो मॉन्स्टर्स और वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखती है। वे इन्हें गांव के आसपास लगाते हैं ताकि मॉन्स्टर्स से दूर रहें। लिशिया कहती है कि ये तो राडामेट्री बार की तरह है। कजुया बताता है कि अगर ये ट्रीज पास पास लग जाएं तो इकोसिस्टम पर असर हो सकता है, इसलिए उन्हें इतनी दूरी पर लगाया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स भी आसानी से बीच से निकल सके। लिशिया पूछती है कि क्यों। कजुया कहता है कि एनिमल्स जितने ज्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मौसम बदलने पर वे शिकार की जगह बदल सकते हैं और अगर आसपास के जंगल खत्म हो जाएं तो वे गांव के लोगों पर हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि रास्तों को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। लिशिया कहती है कि तू इतनी डिटेल क्यों बता रहा है, तो कजुया कहता है कि एनिमल कंट्रोल टॉपिक लोकल अथॉरिटीज को मिलकर संभालना पड़ता है। तभी आसमान से एक पक्यूलियर बर्ड आती है। लिशिया बताती है कि ये मैसेंजर कोई है जो अपने मास्टर की फ्रीक्वेंसी दूर से डिटेक्ट कर लेती है। बर्ड आयशा के हाथ पर बैठ जाती है। लिशिया कहती है कि शायद बर्ड आयशा के लिए लेटर लेकर आई है। आयशा लेटर पढ़ती है और शॉक हो जाती है। कजुया पूछता है क्या हुआ। आयशा बताती है कि लेटर उसके पिता से है जो डार्क एब्स काइल के चीफ है।
लेटर में बताया गया है कि गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कल रात एक भारी लैंडस्लाइड हुआ है जिसने आधा गांव ध्वस्त कर दिया। बारिश का लंबा दौर आ रहा है और गांव के कई लोग गायब हैं। कजुया सीरियस होकर सोचने लगता है और कड़े से पूछता है कि यहाँ अभी कितने लोग हैं। कड़े बताती है कि फॉरबिडन आर्मी से 52 लोग हैं, सिविल इंजीनियरिंग गिल्ड से 4 इंजीनियर्स लोन पर हैं और कुल मिलाकर 6 अर्थ मेजेस हैं। कजुया कहता है कि ये समूह अब डार्क कैप्स को बचाने उनके गांव जाएगा। फिर वो आयशा से कहता है कि वो उससे कमजोर है लेकिन अधिक मैन पावर की वजह से मदद कर सकता है। वो आशा जताता है कि जितनी जिंदगियां बचा सकें बचाएंगे। आयशा भावुक होकर रोने लगती है। कजुया कहता है कि आयशा अभी रोना बंद करो, क्योंकि अगर हमें गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाना है तो तुम्हारा साथ जरूरी है। आयशा तैयार हो जाती है। कजुया कहता है कि वे सीधे साइड पर जाएंगे। कड़े कहती है कि वो सारे सोल्जर्स को तैयार करवाएगी। कजुया लिशिया से कैपिटल जाकर रेस्क्यू पार्टी लाने को कहता है और हाकुआ से आदेश देता है कि डार्क एब्स के ब्लेज में सप्लाईज भेजे। लिशिया भी निकल जाती है। कजुया आयशा से पूछता है कि गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। आयशा कहती है घोड़े से आधा दिन और मिलिट्री मार्च से 2 दिन। कजुया सोचता है कि 2 दिन तक पहुंचना लगभग आधी रात को होगा, यानी 2.5 दिन में पहुंचना संभव नहीं। कजुया कहता है कि मिलिट्री मार्च को आने में अधिक समय लगेगा, इसलिए वो हेल्बर्ट से पूछता है क्या कोई मैजिक है जिससे बड़ी फोर्स ट्रांसपोर्ट हो सके। हेल्बर्ट कहता है नहीं, वरना उन्हें इतने भारी काम की जरूरत नहीं होती। तभी कजुया की सर डायनासोर जैसी जीप व्हीकल से लगती है और वहीं से बहुत सी बग्गियों में लोग निकलते हैं, जिसमें आयशा चला रही होती है और कजुया बैठा होता है। वे रात तक गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। वहां एक झोपड़ी में वे डार्क एल्व्स के चीफ डैन एडगार्ड से मिलते हैं, जो आयशा के पिता है। कजुया कहता है कि बाद में ग्रीटिंग्स करेंगे, पहले रेस्क्यू पर ध्यान दे। डैन बताते हैं कि उनके पास 52 फॉरबिडन आर्मी के सोल्जर्स और 4 लोन पर सिविल इंजीनियर्स हैं, साथ ही 6 अर्थ मेजेस हैं। डैन मैप पर बताते हैं कि ईस्ट ब्लीच में बड़े लैंडस्लाइड से 100 से अधिक लोग मारे गए और 40 मिसिंग हैं। कजुया पूछता है कि क्या मिसिंग लोगों की लिस्ट बन सकती है। डैन कहता है कि वो अरेंज करवाएगा। कजुया कहता है कि कुछ लोगों को पहाड़ों की ओर भेजें ताकि अनयूजुअल एक्टिविटी की रिपोर्ट मिल सके, क्योंकि खुद रेस्क्यू मिशन में लैंडस्लाइड हो सकता है। आयशा ये काम संभालने को तैयार होती है। आयशा के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी बचपन से ही माउंटेन्स में घूमती आई है, इसीलिए वो क्षेत्र की अच्छी जानकार है और वो काम संभाल सकती है। कजुया अपने लोगों को बताता है कि वे मिसिंग लोगों को खोजने निकले हैं और अगर किसी को भी कोई अनयूजुअल आवाज सुनाई दे तो वहां जाकर जांच करें। उन कौशलों को अब दिखाने की बारी है जो उन्होंने रास्ते बनाते हुए सीखे थे, लेकिन अगर वे किसी और लैंडस्लाइड का अंदेशा पाएं तो तुरंत वहां से दूर हो जाएं, चाहे रेस्क्यू मिशन के बीच ही क्यों न हो। सभी समझ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी कजुया को एक आवाज सुनाई देती है, जहां वह जाकर एक भारी ट्रंक को हटाने लगता है। ल्यूडन भी मदद करता है और वे एक दबे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करते हैं। ल्यूडन कहता है कि वे हैरान हैं कि कजुया ने ये कैसे पता लगाया। कजुया हेल्बर्ट को एक चूहे का परिचय देता है जो जमीन पर जाकर जल्दी किसी और जगह चला जाता है। कजुया बताता है कि ये उसके द्वारा नियंत्रित चूहा है जो ऐसी जगहों में जाकर खोज करता है जहां इंसान नहीं जा पाते। हेल्बर्ट उसकी इस एबिलिटी से प्रभावित होता है। अचानक कजुया को उल्टी होने लगती है। हेल्बर्ट पूछता है क्या ठीक है। कजुया कहता है कि उसके कौशल ने उसे कुछ भयावह दृश्य दिखाए हैं। ल्यूडन और कजुया उदास हो जाते हैं। फिर सभी झोपड़ी में एकत्रित होते हैं, जहां कजुया घोषणा करता है कि जितने भी मिसिंग लोग थे वे सब मिल गए हैं। आयशा के पिता कहते हैं कि उनमें से कुछ मरे हुए हैं, लेकिन मेजर से कोई गलती नहीं है और यदि वे न पहुंचते तो नुकसान ज्यादा होता। डैन उनसे धन्यवाद कहता है। तभी आयशा दौड़ी आई और बताई कि प्रिंसेस अपनी दूसरी यूनिट के साथ राजधानी से आ चुकी है, जिससे सभी खुश होते हैं। एक व्यक्ति डरता हुआ आता है और कहता है कि अब देर हो चुकी है। कजुया उसे समझाते हुए कहता है कि अभी भी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मरे हुए को वापस नहीं ला सकते। कजुया उत्साहित होता है, लेकिन डैन उसे चुप कराता है और बताता है कि वह व्यक्ति उसका छोटा भाई रॉब थोर है, जिसने इस आपदा में अपनी पत्नी खो दी है और उसकी बेटी जीवित रहने और मरने के बीच है।
रॉब थोर का व्यवहार गलत था, लेकिन डैन विनती करता है कि कजुया उसे माफ कर दे। रॉब थोर फूट फूट कर रोता है। बाद में कजुया उस जगह से बाहर आता है। आयशा उसका पीछा करती है और बताती है कि उसके अंकल थिनिंग के खिलाफ थे, क्योंकि वे जंगल को संरक्षित करना चाहते थे। कजुया समझता है और कहता है कि अगर वे थिनिंग में सहयोग करते तो शायद उनका परिवार सुरक्षित रहता। वो कहता है कि अगर जंगल में ज्यादा मोटे पेड़ होते तो लैंडस्लाइड का खतरा कम होता, पर ये सब प्रकृति के नियम है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। कजुया ने आयशा को सांत्वना देते हुए कहा कि अभी रोना बंद करें, क्योंकि अगर बाहरी लोगों को गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाना है तो उसका साथ जरूरी है। आयशा तैयार हो गई। कजुया ने कड़े को सोल्जर्स तैयार करने को कहा और लिशिया को रेस्क्यू पार्टी लेकर राजधानी जाने को कहा। लिशिया हाकुआ से भी सप्लाईज भेजने को कहती है। के खिलाफ क्यों है और लगातार उससे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? जॉर्ज कहता है कि उसे लगता है नया किंग किंगडम को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कई फैसले बिना सोच समझे लिए हैं। उसने खजाने को बेच दिया, पुराने सोल्जर्स और मिनिस्टर्स को हटाया और पुराने राज सेवकों के साथ बुरा बर्ताव किया है। एक्सेल वॉल्टर पूछती है कि उसने किंगडम की कई समस्याएं तो हल की है। जॉर्ज कहता है कि नया किंग दूसरे वर्ल्ड से सम्मन किया गया है और उसे खोने का डर नहीं है। ड्यूक कास्टर कहता है कि जॉर्ज के खिलाफ बात कर रही है। जॉर्ज बताता है कि जब ये नकली किंग थ्रोन छोड़ेगा तो किंग एल्बर्ट वापस आकर थ्रोन संभालेंगे और वे उसकी सेवा करेंगे। एक्सेल वॉल्टर चेतावनी देती है कि अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कास्टर को लेनी होगी। कास्टर कहता है कि वो पहले से राज्य के किंग के खिलाफ नहीं आएगा। तभी ड्रैगन गर्ल कार्ला आती है और कहती है कि यदि उसके पिता लड़ना चाहते हैं तो वो भी उनके साथ लड़ाई में शामिल होगी। एक्सेल वॉल्टर चेतावनी देती है कि ऐसा करने पर वो धोखेबाज कहलाएगी। कार्ला कहती है कि किंग एल्बर्ट की राजगद्दी छीनने और लिशिया से उसकी अनुबंध करने पर वो बदला लेगी। वो खुद को हाउस ऑफ वर्गस की बेटी बताती है और कहती है कि वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ अमीनिया को जीतकर बदला लेगी। मूल राजकीय स्थल प्रिंसिपैलिटी ऑफ अमीनिया कैपिटल 1 में राज्य का किंग बात करता है कि जॉर्ज कारमाइन किंग के खिलाफ हो रहा है। वे रीइंफोर्समेंट भेजने की योजना बनाते हैं ताकि किंग सोमा और ड्यूक डोम्स के बीच युद्ध हो। दोनों हंसते हैं। फिर एक लड़की नजर आती है जो कहती है कि उसे अपने बेवकूफ भाई और पिता पर गुस्सा है। प्रिंसिपल ऑफ अमीनिया की ताकत कम है। वो अपनी पड़ोसी कंट्री से जलती है जहां अधिक टैक्सेस और बेहतर हथियार है। अचानक उसके मन में एक योजना आती है। एल्फ्रेड किंगडम का दृश्य आता है जहां हकुया कजुया को बताता है कि इस बार की फसल से फूड शॉर्टेज कम हो जाएगा और अब वे अगले कदम पर बढ़ेंगे। कजुया कहता है कि हमें सच में ये करना ही होगा। वो बताता है कि ये जरूरी है और ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर मचियावेली ने भी अपनी किताब द प्रिंस में कहा है कि यदि एक किंग बहुत क्रूर हो जाए तो उसकी पोजीशन और खुशियां खतरे में पड़ जाती है। कजुया कहता है कि यदि राजा को दुश्मनों से लड़ाई करनी पड़े तो उसे क्रूर होना पड़ेगा। ये सही है, लेकिन अगर वो अपनी जनता के प्रति क्रूर हो तो राजा बनने का हक नहीं। क्रूरता एक तलवार की तरह होती है जो समस्याओं की जड़ें काटती है, पर जब स्थिति खराब हो जाए तो वही तलवार राजा के सिर पर गिरती है। कजुया हकुया को बताता है कि उसका प्लान भी इस क्रूरता का हिस्सा है। हकुया कहता है कि हमें हमला करना होगा। फिर हम प्रिंस ऑफ अमिडनिया के सीन में जाते हैं जहां किंग बोलता है कि जैसे ही ड्यूक कारमाइन विद्रोह शुरू करेगा वे एल्फिन किंगडम पर हमला कर अपने पुराने इलाके वापस लेंगे। लेकिन कैलेब आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर किंग कैलेब को लात मार देता है और कहता है कि अभी फोकस स्टेट अफेयर्स पर होना चाहिए। कैलेब बताता है कि नया किंग सोमा किंगडम की कई परेशानियों को खत्म कर रहा है और अगर अभी हमला करेंगे तो नेबरिंग स्टेट्स हम पर हमला कर सकते हैं। किंग कहता है कि ऐसा होने पर ग्रैंड केओस एम्पायर कदम उठा सकता है। सोमा कजुया, एयरफोर्स जनरल कास्टर वर्गस, आर्मी जनरल जॉर्ज कारमाइन और नेवी जनरल एक्सेल वॉल्टर एक एक करके अपना परिचय देते हैं। कजुया उनसे कहता है कि अगर वे उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो धोखेबाज समझे जाएंगे और पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। एक्सेल वॉल्टर कजुया से सवाल करती है कि वो तीनों ड्यूकडोम्स के साथ क्या योजना बनाएंगे।
कजुया बताता है कि वह तीनों ड्यूकडोम्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि वे अपनी फोर्सेस के साथ मिलकर फॉरबिडन आर्मी के साथ एक संयुक्त फोर्स बनाएं। कास्टर कहा कि ऐसा करना पागलपन होगा और यह विचार ही असंभव है, क्योंकि ड्यूकडोम्स की फोर्सेस उनके परिवारों के दादा परदादा से मिली है, और यदि कजुया ऐसा करेगा तो वो उनके समर्थन को खो देगा और राजगद्दी से भी हटा दिया जा सकता है। कजुया कहता है कि कठिन समय में ये सब ठीक नहीं रहता और सामने नुकसान है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अमिडनिया का हमला, रिपब्लिक ऑफ टर्जिस का विस्तार और ईस्ट की 9 हेडेड ड्रैगन आर्किपेलागो यूनियन के साथ खराब रिश्ते। इसलिए उन्हें मिलकर ताकत बढ़ानी होगी। कास्टर पूछता है कि यदि केंद्र में भ्रष्टाचार हो जाए तो क्या करेगा? कजुया कहता है कि यदि ऐसा होगा तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। ये सुनकर ड्यूकडोम्स हैरान रह जाते हैं। एक्सल वॉल्टर कजुया से पूछती है कि वह जो नई सिटी बना रहा है उसकी क्या योजना है और क्या पुराने लगून सिटी की जगह इसे प्राइमरी नवल पोर्ट बनाएगा। कजुया बताता है कि नई सिटी एक बंदरगाह और पर्यटन स्थल होगी, जबकि लगून सिटी नवल पोर्ट के रूप में बनी रहेगी। एक्सल वॉल्टर कृतज्ञता व्यक्त करती है और कजुया को किंग मानते हुए उसके आदेश मानने की बात कहती है। कजुया कास्टर से भी समर्थन मांगता है, लेकिन कास्टर मना कर देता है और कहता है कि उनका परिवार भी एल्फिन किंगडम के भले के लिए चाहता है, लेकिन किंग एल्बर्ट ने राजगद्दी देने में उनकी बात नहीं मानी। लिसिया को भी कुछ जानकारी नहीं थी। कास्टर कहता है कि वह कजुया को किंग के रूप में स्वीकार नहीं करता और ड्यूक कार्माइन का साथ देगा। कजुया पूछता है क्या ये निर्णय अंतिम है? कास्टर कहता है हाँ। हाकुया इन सभी सिचुएशनों को देख चिंतित होता है। कजुया जॉर्ज कार्माइन से कहता है कि वो उसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि उसने उन दागी नोबलमेन्स को स्वीकार किया, लेकिन जानना चाहता है कि वो उसके खिलाफ क्यों है। जॉर्ज बताता है कि वो एक वॉरियर है और 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति ये सोचता है कि नया किंग किंगडम संभाल नहीं पाएगा। जॉर्ज कहता है कि वो जल्द ही इतिहास बताएगा कि कौन बहकाया गया और कौन समझदार था। कजुया और जॉर्ज के बीच लंबी बहस होती है। अंत में कजुया ड्यूकडोम्स को कहता है कि वे चाहे लड़ाई करें, लेकिन वो नहीं चाहता कि निर्दोष लोग प्रभावित हों। अगर कोई भी हारे तो जीतने वाला सामने वाले की प्रजा का ध्यान रखेगा। जॉर्ज और कास्टर सहमत हो जाते हैं। जॉर्ज निकलने ही वाला था कि लिशिया उसे रोकती है। उसकी आंखों में देखते हुए अपनी तलवार निकालकर अपनी चोटी काटने लगती है, जिससे सभी सदमे में आ जाते हैं। फिर वो पूरी चोटी काट देती है। प्रिंसेस लिशिया कहती है कि वो सौमा कजुया का समर्थन करती है और उनके साथ रहेंगी। जॉर्ज कार्माइन कहते हैं कि वे उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। फिर जॉर्ज कार्माइन और कास्टर वर्गस वहां से चले जाते हैं। कजुया एक्सल वॉल्टर से माफी मांगते हैं कि वो कास्टर को मनवाने में असफल रहे, लेकिन एक्सल कहती है कि ये कास्टर का निर्णय था। तभी जूना दोम आती है, जिन्हें कजुया धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके कनेक्शंस के कारण उन्होंने एक्सल वॉल्टर को मनवाया। एक्सल बताती है कि जूना उनकी पोती है और उन्होंने किंग की निगरानी का आदेश दिया था। कजुया कहता है कि इस बात का नतीजा ये है कि वे उसके पक्ष में हैं। लिशिया कहती है कि वे सभी उसके साथ हैं। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ एमिड्रिया के किंग को देखते हैं, जो एल्फ्रेड किंगडम पर हमला करने को तैयार है। एमिड्रिया की 30,000 सैनिक उर्सुला माउंटेन्स के जरिए एल्फ किंगडम पर हमला कर रहे हैं। लोग अपने फायर मैजिक से हमला कर रहे हैं। कई और हेलबर्ट भी किले में है। दुश्मन का गुस्सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि किला अचानक उनके सामने प्रकट हुआ है। हेलबर्ट कहता है कि जब उसने सन्माद प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो वो आश्चर्यचकित था। जब हिज मैजेस्टी की बैठक तीनों ड्यूक्स के साथ खत्म हुई, तब उन्होंने फॉरबिडन आर्मी के 10,000 सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। हेलबर्ट कहता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में वे रैंडल कैसल के सामने एक किला बना लेंगे। कई बताती है कि ये सब मोई के राइन सोर्स लैंड ट्रेन और हिज मैजेस्टी के 2x4 सिस्टम की वजह से संभव हुआ है। हेलबर्ट अपने भाले में आग लगाकर उसे दुश्मनों की तरफ फेंकता है, जिससे बड़ा धमाका होता है। कई नोटिस करती है कि दुश्मन अब क्लैप आर्टिलरी से हमला करेगा।
कड़े बताती है कि उनका एंटी मैजिक रीइंफोर्समेंट सिर्फ मैजिक और फ्लेम्स के खिलाफ काम करता है, जबकि फिजिकल अटैक्स से रोमन कंक्रीट और डस्ट वाली दीवारें टूट जाती है। दुश्मन तोपों से भारी हमला करते हैं, जिससे कजुया के किले को नुकसान होता है। हेल्बर्ट कई से पूछता है कि क्या वो मैजिक से कुछ कर सकती है। कई कहती है कि उसने अपना पूरा मैजिक किले के निर्माण में लगा दिया है। तब एक ब्लैक एल्फ, जो आयशा के गांव का सदस्य है, एक तीर से तोप के गोले पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। हेल्बर्ट उससे पहचान करता है कि वो कौन है। वो बताता है कि उसका नाम सर है और वो गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आया है। सर कहता है कि जब तूफान आया था तब कजुया ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। फिर सर दुश्मनों के गोले को नष्ट करता रहता है। लीडविन उनसे कहता है कि दुश्मनों पर कोई दया न दिखाएं और उन्हें मार दे। ल्यूडन और उसके सैनिक भी दुश्मनों पर हमला कर तेजी से मार रहे हैं। फिर ड्यूक कारमाइन के महल का सीन दिखता है, जहां लोग उसकी सेना कमजोर होने पर सवाल उठाते हैं। ड्यूक कारमाइन गुस्सा होकर कहता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वो कहता है कि दुश्मन केवल 10,000 है, जबकि उनके पास 40,000 सैनिक हैं, इसलिए उन्हें हमला बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक आदमी कहता है कि हमें दुश्मनों को थोड़ा धक्का देना चाहिए, लेकिन ड्यूक कारमाइन कहता है कि यह प्रयास पहले हो चुका है और असफल रहा है। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि कजुया किले में होगा, क्योंकि तब वो हमलावर होता। उसीलिए पहले उसे ढूंढना होगा। रात का सीन आता है, जहां लोग डिनर कर रहे हैं। कड़े हेल्बर्ट के कंधे पर सिर रखती है और कहती है कि खुश है क्योंकि हेल्बर्ट उसके साथ है। हेल्बर्ट पूछता है कि क्या ठीक है। कड़े कहती है कि अगर वह है तो ठीक है। हेल्बर्ट कहता है छोड़ना नहीं चाहिए, हार नहीं मान सकते। कई डे हेल्बर्ट से कहती है कि उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अगले दिन युद्ध जारी है, लेकिन दुश्मन की संख्या कम है। कड़े कहती है कि यदि वे अपनी फॉर्मेशन बदल रहे हैं तो कुछ अलग करने वाले हैं। हेल्बर्ट कहता है कि कम लोग होना अच्छा है। कड़े याद दिलाती है कि ध्यान बैटलफील्ड पर होना चाहिए। रात के सीन में ड्यूक वर्गस से टोलमैन पूछता है कि सिटीजन्स की इवैक्यूएशन कैसी हो रही है। टोलमैन कहता है कि पूरा इवैक्यूएशन हो चुका है। रेड ड्रैगन सिटी में केवल एयरफोर्स पर्सनल और उनके परिवार रह गए हैं। कास्टर कहता है कि ये अच्छी खबर है। कास्टर समझदार और युवा किंग सोमा का सराहना करता है। टोलमैन पूछता है क्या उसका नजरिया बदला है। कास्टर कहता है कि हाँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी। टोलमैन बताता है कि एयरफोर्स यूनिट्स के लिए सभी डिमांड कर रहे हैं। कास्टर कहता है कि उन्हें मना कर दो, वो भ्रष्टाचारियों के साथ काम नहीं करेगा। टोलमैन कहता है कि वे सोचते थे कि वे ड्यूक कारमाइन के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कास्टर कहता है कि वो भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा। टोलमैन बताता है कि फॉरबिडन आर्मी के 10,000 सोल्जर्स कारमाइन और डची की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि किंग सोमा उनके साथ हैं या नहीं, और उनके पास ज्यादा सैनिक नहीं। कास्टर कहता है कि क्या सोमा उन्हें इग्नोर कर रहा है। टोलमैन बताता है कि उनके पास सिर्फ 100 नाइट्स हैं, इसलिए ये संभव हो सकता है। कास्टर कहता है कि सोमा का सबसे स्मार्ट कदम होगा कि पहले उसे हराएं और फिर एयरफोर्स लेकर ड्यूक कारमाइन से लड़ाई करें। टोलमैन बताता है कि सोमा ने अपनी पूरी सेना कारमाइन डची भेज दी है, इसलिए लड़ने के लिए उसके पास कोई नहीं है। कास्टर कहता है कि वे शायद कुछ ऐसा करेंगे जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे। तभी कास्टर की बेटी कार्ला आती है और बताती है कि उन्हें सोमा की फोर्स का पता लग गया है। कास्टर पूछता है कितने लोग हैं। कार्ला बताती है कि एक बड़ी शिप है। फिर बर्फ की आवाज आती है कि बैटरशिप एल्बर्ट आ रही है। कास्टर बताता है कि शिप के नीचे पहिए लगे हैं जो उसे धकेल सकते हैं। कजुया कहता है कि उनके पास सैनिक कम है, इसलिए विकल्प सीमित है। टोलमैन बताता है कि किंग सोमा ने उन्हें एक लेटर भेजा है जिसमें जेम्स स्टोन ब्रॉडकास्ट के जरिए बात करने को कहा है। कास्टर पूछता है कि सोमा ने एल्बर्ट युद्धपोत को जमीन पर क्यों लाया। कजुया बताता है कि ये रेड ड्रैगन सिटी पर हमला करने के लिए है। कार्ला बताती है कि बैटलशिप एल्बर्ट उन पर आर्टिलरी से हमला कर रही है। कास्टर हंसते हुए कहता है कि ये अच्छा है कि सोमा ने इसे जमीन पर लाया। वो कहते हैं कि सोमा बेहतर राजा बन सकता है। सोमा जवाब देता है कि वे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कास्टर मना कर देता है। कास्टर का पैलेस हमलों से भरा होता है। वो कार्ला से कहता है कि वो आर्टिलरी को शांत करे। कार्ला वेवर्स के साथ मिशन पर निकलती है। कास्टर कहता है कि अगर सोमा अच्छा किंग है तो उसे साबित करे। कार्ला सैनिकों को तैयार करती है और कहती है
कि वे दिखाएंगे कि वॉर गर्ल्स कितनी ताकतवर हैं। कार्ला और वेवर्स बैटलशिप एल्बर्ट पर मिसाइल अटैक करते हैं। वे मिसाइल से बचते हुए सोचते हैं कि आगे क्या करें। उनमें से एक कहता है कि वे बैटलशिप के बीज को नष्ट करें। कार्ला कहती है कि प्रिंसेस लिशिया ब्रिज पर हो सकती है, इसलिए वे पहले उनके हथियारों को निष्क्रिय करें और किंग सोमा को जीवित पकड़े। एयरफोर्स फिर से हमला करती है। बैटलशिप एल्बर्ट मिसाइल से हमला करती है। कार्ला और सब बचाव करते हैं, लेकिन अचानक बैटलशिप सुनसान हो जाती है। कार्ला कहती है कि कोई इसे नियंत्रित कर रहा था और वे पपेट पाए। वे जल्दी वापस लौटने का आदेश देती है। कार्ला कहती है कि किंग सोमा ने चतुराई से उन्हें धोखा दिया। एक सैनिक बताता है कि शायद सोमा स्लिप लन का इस्तेमाल कर रहा है। कार्ला कैसल देखती है और कहती है कि फादर अभी भी रेड ड्रैगन सिटी में है। सोमा तब तक कैसल के अंदर पहुंच चुका होता है और कास्टर शॉक होकर पूछता है, तुम अंदर कैसे आए? सोमा बताता है कि उसने रेड सिटी के ब्लूप्रिंट्स और सीक्रेट प्लेसेस ढूंढ लिए थे जिनसे वो अंदर घुस पाया। कास्टर कहता है कि अगर वो हार भी गया तो उसका लॉयल टोलमैन उसकी एयरफोर्स संभालेगा। सोमा उसकी लॉयल्टी की तारीफ करता है और कास्टर को एक आखिरी चांस देता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन कास्टर तलवार निकालकर कहता है, असली मर्द कभी पीछे नहीं हटा। ये सुनकर आयशा आगे बढ़ती है, तलवार उठाती है, लेकिन कास्टर उसका मजाक उड़ाता है। आयशा गुस्से में अपनी ताकत दिखाती है और कास्टर को दीवार से टकरा देती है। वो कहती है, मुझे डम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कास्टर सोच में पड़ जाता है कि आखिर सोमा कैसा इंसान है जिसके लिए लोग जान देने को रेडी है। तभी अचानक ले जाकर अपनी मैजिक से कास्टर को आइस ट्रैप में फंसा देती है और तलवार से उसे गिरा देती है। वो थोड़ा दुख जताती है, लेकिन कास्टर कहता है, लेकिन मेरा प्राइड जिंदा है। इसके बाद लिस कास्टर के गले में स्लेव कॉलर डाल देती है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उसकी जान चली जाएगी। थोड़ी देर बाद कार्ला अपने पिता को गिरा देखकर गुस्से में तलवार निकालती है, लेकिन लेज उसे रोक देती है। सोमा अपना वादा निभाता है और टोलमैन को टेम्पररी एयरफोर्स जनरल बना देता है। टोलमैन ऑर्डर देता है कि अटैक करो, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया को ना चुना जाए। आखिर में हाल और सोमा एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं और अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। लिसिशिया मुस्कुराकर कहती है कि सोमा चिल है और सबको एक जैसा ट्रीट करता है। वहीं दूसरी तरफ कार्मन के जनरल्स रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि एयरफोर्स अटैक से कितना नुकसान हुआ। वो पूछते हैं, अब क्या करें? कार्मन समझ चुका था कि सोमा ने आसमान पर कब्जा करते ही उनकी हार तय कर दी थी, लेकिन जनरल्स ह्यूमन शील्ड बनाने की घटिया आइडिया देते हैं। यह सुनकर कार्मन शॉक हो जाता है और डिसीजन लेता है कि सब जनरल्स के गले में स्लेव कॉलर डलवा दे। वो खुद भी कॉलर पहनने की मांग करता है और कहता है, सरेंडर करता हूं। जब ये खबर सोमा तक पहुंचती है तो सब हैरान हो जाते हैं कि जंग इतनी जल्दी खत्म हो गई। कार्मन अकेला बैठा वाइन उठाकर एसओएम पोस्ट करता है। कार्ला कंफ्यूज्ड होकर सोमा से सीधा पूछती है, सच क्या है? रिवील करता है कि असली प्लान उसका ही था। उसका इरादा कभी भी ड्यूक डैम से लड़ने का नहीं था। वो करप्ट ऑफिसर्स को एक्सपोज करने के लिए ये सब कर रहा था। वो कार्ला से माफी मांगता है कि उसके पिता को ये सीक्रेट नहीं बताया गया, वरना पूरा सैक्रिफाइस बेकार चला जाता। कार्ला अब सब समझ जाती है। सीन अल्मोरा शिफ्ट होता है, जहां गस और उसका बेटा वाइस के खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वॉल पर डचेस चढ़ रही है। गस को समझ आता है कि वो पूरे वक्त यही थी। उसका बेटा तुरंत बोल देता है, ये पूरा एक ट्रैप है, हमें यहां से निकलना होगा। इसी वक्त एक्सेल एक पोर्टल बनाता है, सब जगह दिखता है। वो प्राउडली कहता है कि सिविल वॉर खत्म हो चुका है और पूरी आर्मी उसके कंट्रोल में है। साथ ही वो गस का सच सबके सामने लाता है कि उसने अल्ता मोरा पर कब्जा करने की कोशिश की थी। एसओएम डिक्लेयर करता है कि अब फॉरबिडन आर्मी कैपिटल की तरफ बढ़ रही है। ये न्यूज एडोमिया के प्रिंसेस तक पहुंचती है। उनके पिता की आर्मी रास्ते में ही तबाह हो चुकी होती है। जूलियस और जियोस कुछ सोल्जर्स जुटाते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं एलहर्दन सिटी ऑलरेडी कैप्चर हो चुका होता है। गस टूटा हुआ कहता है, लड़ाई अब खत्म है, मगर उसका बेटा देखता है कि कैसल पर अभी भी एल्फाइड का फ्लैग नहीं है। वो तुरंत कमांड देता है, फॉरबिडन आर्मी को पीछे हटा लो। एसओएम को यह सुनकर मजा आता है, क्योंकि अब सीधा फेस टू फेस वॉर होना था। वो अपनी आर्मी को फुल फोर्स अटैक का ऑर्डर देता है।
आर्क अपने सोल्जर्स को स्पेशल फॉर्मेशन में खड़ा करता है और दोनों आर्मीज पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर देते हैं। काइट अपनी मैजिक से कुछ सोल्जर्स को अर्थ बैरिकेड्स में फंसा देती है और हाल अपना फेरी स्पीयर दुश्मनों की तरफ फेंकता है। तभी सोमा का पपेट फील्ड पर आता है और गस को जोर से पंच करता है। गस हंसकर कहता है, एक पपेट मुझे हराएगा? लेकिन सोमा खुद पपेट कंट्रोल करता है और पावरफुल स्ट्राइक से गस को रोकता है। फिर कार्ला को कहता है, इसे जला दो। पपेट ब्लास्ट होता है और गस आग में घिर जाता है। सोमा भागकर कार्ला के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? लेकिन कार्ला गुस्से में कहती है कि सोमा बैटलफील्ड में खुद क्यों आया, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। फिर अचानक सबको झटका लगता है। गस जलते हुए भी खड़ा होकर सीधा सोमा पर चार्ज करता है। एरोज लगते हैं पर वो रुकता नहीं। आखिर तलवार फेंकता है जो सोमा से कुछ इंचेस दूर गिरती है। गस फाइनली थक जाता है, जमीन पर गिरता है और हमेशा के लिए शांत हो जाता है। सोमा रुककर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि गस और उसके सोल्जर्स की ब्रेवरी हमेशा इतिहास में लिखी जाएगी। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को पिता की मौत की खबर मिलती है। वो अकेली बैठकर चुपचाप आंसू बहाती है और अलविदा कहती है।